बाजार में आज बैंक शेयरों का जलवा। निफ्टी बैंक में 350 अंकों की जोरदार तेजी। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा ने भरा जोश, लेकिन मेटल, फार्मा और आईटी स्टॉक्स नहीं दे रहे हैं साथ। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी दिखा दबाव। मेटल शेयरों में आज तेज बिकवाली। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 4% ज्यादा फिसला। टाटा स्टील, जेएसपी, वेदांता में 4 से 6% की गिरावट है। अमेरिका में सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है अल्कोआ में करीब 12% की गिरावट। सन फार्मा की फिर बड़ी मुश्किलें। यूएस एफडीए ने हलोल प्लांट को 10 आपत्तियां जारी की। 26 अप्रैल से 9 मई के बीच हुई थी जांच। खबर के बाद स्टॉक आज 3% टूटा। सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले खबर रिपोर्ट की। अंबुजा सीमेंट को खरीदने के लिए जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने बढ़ाए कदम। पेरेंट कंपनी होलसेम का हिस्सा खरीदने के लिए $7 बिलियन की बोली लगाई। कंपनी में आसल मेटल ने भी दिलचस्पी दिखाई। कुछ खबरें। और प्राइमरी मार्केट में जोरदार हलचल। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर की सुस्त लिस्टिंग। इशू प्राइस से करीब 7% नीचे रहा कारोबार। वहीं आज से खुला प्रूडेंट कॉर्पोरेट आईपीओ। प्राइस बैंड 595 से 630 के बीच। तो भारतीय बाजारों पर आज क्या क्लोजिंग के लिए स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, उसी पर हम चर्चा करेंगे कमाई के अड्डे में। मैं हूं हर्षदा, दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरू। और भारतीय बाजार आज देखिए एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन इतनी खराब हमारी तस्वीर नहीं थी जितना कल अमेरिकी बाजार या फिर आज सुबह में जापान और हांगकांग के बाजार दिख रहे थे। आप देखिएगा थोड़ा सा संभलता हुआ 16,630 के ऊपर इस समय के करीब रादर निफ्टी ट्रेड करता हुआ 29 अंकों की मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन जो पूरा जोश है वो निफ्टी बैंक में देखा गया है। यहां पर ट्रेंड तेजी का बनता हुआ करीब करीब 300 अंकों तक का उछाल देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में, और एक बहुत मजबूत और स्टेडी गेन्स देखे जा रहे हैं। मिड कैप्स हालांकि थोड़े से लड़खड़ाते हुए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज नेगेटिव की तरफ स्क्यूड है। आज जो बास्केट में रिकवरी आई है उसमें बैंकों का तो बड़ा हाथ है ही, लेकिन आप गौर करिएगा ऑटो काउंटर्स, एफएमसीजी स्टॉक्स यहां पर अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। प्रेशर ऑफ कोर्स मेटल्स की ओर से। वीरू, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट यही चर्चा हम सुबह में भी कर रहे थे कि 16,350 के ऊपर तेजी की पोजीशंस खुल जाएंगी और उन्हीं लेवल्स के आसपास दरअसल स्कर्ट कर रहा है। आज देखिए एक दफा हम 16,404 तक पहुंचे थे, लेकिन उस लेवल को फिर से रिविजिट नहीं किया। क्या सेकंड हाफ में और आखिरी 1.5 घंटे में ये मोमेंटम फिर लौट सकता है? देखिए हर्षदा, गुड आफ्टरनून एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आखिरी के 90 मिनट बेहद शानदार हैं स्विंग के प्रोस्पेक्टिव से। देखिए हमारी जब चर्चा हो रही थी हर्षदा, एग्जैक्टली आप देखिए हमने बात की थी 9:45 पे। मेरा व्यू यही था कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड हैं हम, और 350 360 की ट्रैजेक्टरी अगर निकलेगी तो एक ट्रेडिंग स्विंग हमें मिलेगा, और वो मिला। और बैंक निफ्टी में 450 के ऊपर मिलेगा, वो भी मिला। कहां तक मिला? 407। कहां तक मिला बैंक निफ्टी में? 36,600, जो कि अभी भी 34,600, जो कि मोरलेस कायम है। क्या सिमिलरिटी है हर्षदा आज के हाई में, कल के हाई में, और इनफैक्ट अगर आप देखें परसों की एवरेज ट्रैजेक्टरी में, और वो है 16,400। कल आप और मैं जब हर्षदा बात कर रहे थे, आपको याद होगा कोलैप्स निफ्टी बार बार कहां से हुआ था? 16,400, 16,400, 16,400। और आप यकीन मानिए क्लोजिंग के लिए फिर अगर आपको लॉन्ग करनी है तो आपका बेंचमार्क अब ना कि 350 360 रहेगा, बल्कि 407 417 रहेगा। क्यों? मैं आपको बताता हूं। और शॉर्टिंग का थॉट हर्षदा एग्जैक्टली फिर वही रहेगा, 250 260। क्यों? आइए ऑप्शन स्टैट्स से समझते। देखिए निफ्टी के लिए प्रॉब्लम है मेटल्स, निफ्टी के लिए प्रॉब्लम है रिलायंस फॉर द टाइमिंग। रिलायंस पोस्ट अर्निंग अब तक फ्लैट नहीं हुआ, बेस नहीं बनाया, और मेटल्स कोलैप्स हो रहे हैं। तो वो जो अपसाइड का थ्रस्ट है वो निकलता हो जा रहा है, और ऐसा बैंक निफ्टी में नहीं है। आपकी स्क्रीन पे देखिए हर्षदा, क्यों 400 से कोलैप्स हो रहे हैं। लुक एट 16,400। सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हर्षदा 31,35,000 की इंट्राडे में वही हुई है, और वहीं से निफ्टी घूम गया। और आउटस्टैंडिंग वाई 62,33,000 का। दैट्स ह्यूज। तो याद रखिएगा, अब आपको अगला ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड का तभी लेना है, आइदर वी सेटल डाउन एट लोअर लेवल्स, हम नीचे टिकें, या फिर 16,400 पार हो जाए, जहां पे कॉल राइटर अब वीकली कॉन्ट्रैक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रहा है।
अभी कोई ट्रेड नहीं हर्षता, लेकिन हाँ लोअर रेंजेस में अगर हम 250 260 वॉलेट करते हैं तो शॉर्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी न्यूट्रल रहते हैं। अब लेके आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी भी डे की हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। मेरा एग्जैक्टली 945 का व्यू यही था कि जैसे ही 450 निकलेगा, यानी 34,450 निकलेगा, आपको एक स्विंग ऊपर की तरफ मिलेगा, जो कि अब आप देखिए अब क्या हो रहा है स्क्रीन पर। एक चीज है हर्षता, आउट ऑफ दीज टू इंडेसेस निफ्टी बैंक ज्यादा स्ट्रांग है। क्या स्ट्राइक कर रहा है आपको स्क्रीन पर? आपको स्ट्राइक ये कर रहा है कि 34,500 की पुट ये साइजेबल ओआई लेकर बैठी हुई है। 34,500 पे लगभग 15 लाख पुट बिकी, आउटस्टैंडिंग ओआई 22 लाख का। 34,000 पे 12 लाख पुट बिकी, 34,200 पे 6 लाख का। तो लॉन्ग ट्रेड्स के लिए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बैंक निफ्टी है, और ये स्ट्रांग रहेगा या फिर पुल बैक मोड में रहेगा, या फिर लॉन्ग ट्रेड है तो रखिए, बशर्ते कि ये 34,400 और 450 के ऊपर सेटल रहे। कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन यहां पे थोड़ा सा कम है, और आउट ऑफ दिस टू बेटर इज बैंक निफ्टी हर्षदा, लेकिन निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं भी। निफ्टी पर कोई ट्रेड नहीं, लेकिन अनडाउटेडली निफ्टी बैंक एक बहुत ही तगड़ा और एक थंपिंग बाय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी बैंक के एलिमेंट्स पर आएंगे, लेकिन इस समय एशियन पेंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जैसे जैसे हम हेडलाइन पढ़ रहे थे, एशियन पेंट के कुछ और नंबर्स आ रहे थे, और ये तिमाही अच्छी साबित हुई है। रेवेन्यू के आधार पर 18% तक का इजाफा देखने को मिला है। 7,893 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है। मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 7,785 करोड़ का आय का आंकड़ा, उससे कहीं बेहतर, और 18% तक की ग्रोथ दरअसल एशियन पेंट में देखने को मिली है रेवेन्यू में। प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर आधे % तक का इजाफा देखने को मिला है। प्रॉफिट 874 करोड़ पर आ गया है एशियन पेंट का। निफ्टी की कंपनी है तो प्लीज डेटा भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा नंबर्स का। प्रोड्यूसर साहब, मार्जिन आए हैं करीब करीब 18.3% पर। ये स्टेबल मार्जिन से, एक्सपेक्टेशन 18% के आसपास का था। जो सरप्राइज है ना, और जिस वजह से स्टॉक तेजी दिखा रहा है, तो रेवेन्यू के फ्रंट पर तेजी आई है, लेकिन जो डेकोरेटिव सेगमेंट है, यानी कि वो पेंट जो हम अपने घरों में दफ्तरों में लगाते हैं, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ 8% की है। मार्केट ने अनुमान लगाया था 3 से 5% तक की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी, और यही वजह है कि स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। 3100 के आसपास इनफैक्ट एक मूव खरीदारी का बना है। डेकोरेटिव सेगमेंट में अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ है। इंटरनेशनल बिजनेस में डबल डिजिट देखने को मिली है रेवेन्यू ग्रोथ, और साथ ही साथ आप गौर करिएगा इनके इंडस्ट्रियल सेगमेंट पर, और वहां पर भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिले। तो बहुत ही अच्छे आंकड़े एशियन पेंट के देखने को मिले हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस तिमाही में थोड़ा सा इंपैक्ट आया है दरअसल कच्चे तेल का, और उस पर आगे कुछ टिप्पणी जरूर होगी। लेकिन हमारे साथ गाबा साहब हैं, बहेती साहब हैं, उनसे एक वेरी क्विक व्यू वीरू एशियन पेंट पर ले लेते हैं, इससे पहले कि स्टॉक हाथ से निकल जाए, क्योंकि नतीजे आने के बाद स्टॉक में एक तरफा तेजी हो चुकी है। चौथी तिमाही थी, इबिट्टा लेवल पर 9.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। गाबा साहब, गुड आफ्टरनून। एशियन पेंट की बात करते हैं सर, ये स्टॉक अच्छी तेजी में है। आज इसमें क्या एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की करंट लेवल्स पे? जी हाँ, ले सकते हैं। 3050 का एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, वो जरूरी है। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा 3150, और उसके ऊपर मिलता है तो शायद 3200 भी देख सकते हैं। अच्छी जगह है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है एशियन पेंट्स। पेंट बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव, 3150 का टारगेट, और इनफैक्ट 3090 तक का लेवल जो हमने कुछ ही देर पहले देखा था। मुझे अभी याद आया कि आशीष बहेती ने आज सुबह में इस पर एक कॉल दिया था, और उनका टारगेट यही था 3100 का, तो उनका टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया। आशीष से इस पर भी एक व्यू ले लेते हैं फटाफट से, फिर ट्रेंडिंग काउंटर्स की तरफ जाएंगे। तो एशियन पेंट्स ऑफ कोर्स एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, और वहां पर हरकत देखने को मिली है, लेकिन और दूसरे कौन से काउंटर्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिली है, जहां पर मोमेंटम है? तो HUL आज 3.5% की बढ़त पर कारोबार करता हुआ 2190 के लेवल्स पर आ चुका है। इंडसइंड बैंक तेजी दिखा रहा है आज, निफ्टी बैंक में एक अच्छा योगदान इसका। JNFC सुबह से ही मजबूत 826 पर 9% ऊपर, अच्छे नंबर्स। और सीमेंस में हमने देखा आज चार्ट का चमत्कार में ये स्टॉक चुना गया था, 2.5% तक की तेजी देखने को मिली, और ये F&O सुपरस्टार साबित हुआ है ओपनिंग ट्रेड पर। इनफैक्ट
हम आपके लिए चार्ट का चमत्कार लेकर आएंगे अगले कुछ 15 मिनटों में, और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन भी दोपहर के लिए आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन गिरने वाले काउंटर्स जो ट्रेंड कर रहे हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर। टाटा स्टील पिटा है 6% नीचे, कोल इंडिया 6% नीचे, ओएनजीसी क्योंकि कच्चे तेल में गहरा क्रैक देखने को मिला है ओवरनाइट, और दालमिया भारत नंबर्स के बाद सिमटता हुआ 3% के नुकसान पर ये फिलहाल स्टॉक खड़ा है। तो काफी स्टॉक्स का एक्शन बना है। आशीष बहेती गावा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी राय लेंगे। इसके अलावा एक और हमारे साथ इनफैक्ट कई सारे लोग जुड़ेंगे, विकास सालुंखे, साथ ही साथ श्रीकांत चौहान को जोड़ेंगे, असित बरनपति भी जुड़ेंगे गुड़गांव से, और ऑफ कोर्स रचना वैद्य भी लेकर आएंगे अपने फैंटास्टिक ट्रेड्स को। जैसे मैंने आपको कहा 2:15 पर चार्ट का चमत्कार, और आगे फिर हम आपको दिलाएंगे एक सस्ता ऑप्शन भी। सीमेंट सेक्टर में काफी एक्शन देखने को मिला है। क्यों है एक बार फिर हॉट सेक्टर, क्यों इतने सारे लोग अंबुजा सीमेंट के एसेट्स को खरीदना चाहते हैं, इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं, उस पर फोकस होगा। निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट मंगेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ऑफ कोर्स फिर नंबर्स पर भी फोकस करेंगे, और साथ ही साथ देवांग मेहता आज जुड़ेंगे 2:40 पर। कल आएंगे अदानी पोर्ट के नंबर्स। काफी है चर्चा करने के लिए आज के दिन। लेकिन एशियन पेंट वेरी क्विकली, आशीष बहेती 3100 के लेवल को हमने बस फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड देखा है स्क्रीन पर। सुबह का लिया हुआ ट्रेड क्या अब कैरी करना है या प्रॉफिट बुक करना है, बताइए। 3088 के लेवल्स आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी जरूर कैरी करना है। जिस हिसाब से एशियन पेंट्स ने गैप अप के बाद अपने 200 डेमा और 20 डेमा दोनों को मतलब 200 डेमा को रीगेन करके 20 डेमा को टच किया, हमें लगता है कि यहाँ से और स्ट्रेंथ देखने मिलेगी। जब ये स्टॉक 20 डेमा के ऊपर निकलेगा, 3100 का जो लेवल है, 3107 का, तो यहाँ पे और स्ट्रेंथ बनती हुई दिखेगी। अब जो लेवल्स हमें दिख रहे हैं वो 3140 तक के लेवल्स हमें लगता है एशियन पेंट्स में आते हुए आएंगे। जिनके पास भी ट्रेड है जरूर एसएल को ट्रेल करके 1065 का एसएल लगाकर ट्रेड में बने रहे। 3065 का स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेड को होल्ड कीजिए। एशियन पेंट पर गावा साहब ने 3150 का टारगेट दिया, 3140 की बात आशीष बहेती कर रहे हैं। चलिए अब इंडेक्स और ऑफ कोर्स इस घंटे के व्यूज क्या बन रहे हैं उसकी बात कर लेंगे। फिर पॉलीकैप के भी नंबर्स आ गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन पर दबाव है। मुनाफा कंसोलिडेटेड बेसिस पर बढ़ा है, 283 करोड़ से बढ़कर 325 करोड़। स्टॉक हल्की सी नेगेटिव टेरिटरी में स्लिप होता हुआ। आय भी बढ़ी है, 3969 करोड़ पर आई, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा स्पाइक करने के बाद हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात हो रही है पॉलीकैप की। लेकिन इस घंटे ट्रेड क्या दिख रहा है, करना क्या है? विकास सालुंखे हमारे साथ हैं। विकास गुड आफ्टरनून, बताइए इंडेक्स की तरफ से क्या इशारा है और इस घंटे क्या सौदा डाल रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। देखो मार्केट में हमने नोटिस किया लास्ट कुछ दिनों में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था उसके नीचे आ गया, उसके बाद जो 16200 16101 नीचे की साइड में एक सपोर्ट बन चुका है। बट अभी भी हमने नोटिस किया है कि जैसे ही 16400 के आसपास से मार्केट आता है तो वहां पे वापस एक रेजिस्टेंस देखने मिलता है। जब तक मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं रखता तो ऊपर की रेंज जो है ओपन नहीं हो पा रही, बट एक दायरे में मार्केट मुझे लगता है यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। हालांकि बैंकिंग स्टॉक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, मुझे आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हमने नोटिस किया है कि 710 के ऊपर जैसे वो निकला वहां से एक स्ट्रांगली एक अपमूव यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है 730 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक लेके जा सकते हैं, और 704 का आज का जो डे लो है वहां पे स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। और मुझे लगता है कि डेली चार्ट में जिस हिसाब से आईसीआईसीआई में हम लोग लास्ट कुछ दिनों में एक प्रेशर देखने मिला था, कल भी यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया। कल का भी लो अगर देखोगे तो 205 204 के आसपास करके आज भी उसी लो से बाउंस बैक होते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक वापस टुवर्ड्स 200 डीएमए के आसपास जा सकता है ऊपर की साइड में। तो 730 का पहला टारगेट रहेगा, 704 का स्टॉप लॉस। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखें आपका प्रेफर्ड पिक रहेगा, और लगभग 730 के टारगेट हैं और करीब करीब 704 का स्टॉप लॉस रखेंगे आप। ये वो स्टॉक जो कि अपनी 200 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करने की कोशिश करता हुआ। असित गुड आफ्टरनून। असित, आपका कन्विक्शन ट्रेड और इंडेक्स पे क्या ट्रेड लेंगे आप? गुड आफ्टरनून बीरेन जी। मेरे हिसाब से इंडेक्स में एज यू सेड बैंक निफ्टी इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं रहेगा, बट बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है टुवर्ड्स 500 550। अगर उस टाइप का रिट्रेसमेंट आता है तो वहाँ पे फ्रेश एंट्री लिया जा सकता है, कीपिंग 400 एज ए स्टॉप लॉस। एज ऑफ नाउ इट इज नो ट्रेड जोन।
स्टॉक हिसाब से मैं yesterday we discussed about अदानी पोर्ट 775 का जोन में आ सकता है. इट इज अराउंड 780 राइट नाउ. 775 नीचे गया था. अगर ये 785 के लेवल तक आता है विथ स्टॉप लॉस अबाउट 790, मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट में थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 760. सो अदानी पोर्ट इज अ सेल, नॉट एट इमीडिएट दिस लेवल. 3-4 रुपए का बाउंस बैक आता है तो 790 का स्टॉप लॉस लेके 760 का टारगेट हम देख सकते हैं. ओके, अदानी पोर्ट्स अगर आप देखें आपकी सेल कॉल है 778 का, अगर आप देखें लेवल है यहाँ पर. कोई पुट ऑप्शन का तर्क लेंगे, लेकिन लुक एट बैंक निफ्टी. अभी 2 बजे हर्षता और मेरी बात क्या हुई कि बैंक निफ्टी आउट ऑफ दिस 2 स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी. देखिए वो जरा प्लीज 6 कॉल्स रखेंगे एक बार फिर से स्क्रीन पे. वो थ्रस्ट जनरेट होगा, वो रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रहा था? 34,500 के पुट से. नाउ सी निफ्टी बैंक एट डे हाई, टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए. कोटक एट डे हाई, आईसीआईसी बैंक एट डे हाई, एचडीएफसी बैंक एट डे हाई. नहीं, इनफैक्ट माफ कीजिएगा, एचडीएफसी आई मीन ये देखिए, ये वो स्लाइड है. 15,34,500 पे एट द मनी पुट बिक रही है. इसका मतलब थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ रहा है अपसाइड को लेकर. इट्स 34,688, यानी अगर मैं एक पिवट पॉइंट मान के चलूँ बैंक निफ्टी पे कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो एटलीस्ट फर्स्ट इंस्टेंस में अगर आप देखें तो आप 34,787 या फिर 810 तक का स्विंग देख सकते हैं. प्रकाश सर, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा? आप भी बैंकों में से ही कोई ट्रेड प्रेफर करेंगे इस वक्त, या फिर बैंकों के सिवा एनबीएफसीज में एचडीएफसी और एक और डेस्टिनेशन है और वो है मैकडी, क्या चूज करेंगे आप? मुझे लगता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया थोड़ा वीक नजर आता है. 152 का 150 का 151 का स्टॉप लगाना चाहिए. पॉसिबल है कि 145 देखने को मिल सकता है. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेन थोड़ा वीक नजर आता है. कावा साहब, लेकिन वीरू के सवाल का जवाब देंगे. अगर आपने इस समय कोई बैंकिंग स्टॉक लेना हो तो वो क्या रहेगा? मैं नहीं लूंगा. बैंक्स मैं नहीं अवॉइड लेंगे? करूंगा. नहीं, बैंक नहीं लूंगा. कोटक हो सकता है तो कोटक महिंद्रा बैंक ले लूं मैं. यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आती है. 1780 का कोई स्टॉप लगा कर चले तो 1820 शायद नजर आता है. कोटक महिंद्रा बैंक अमंग द बैंक्स लुक स्ट्रॉन्ग. तो दूसरे बैंकों में आपको कन्विक्शन नहीं दिख रहा है? नहीं, कन्विक्शन सिर्फ कोटक में और एचडीएफसी बैंक में नजर आता है. Okay. बाकी जो तीनों साथ नहीं दे रहे, एक्सिस साथ नहीं दे रहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साथ नहीं दे रहा, आईसीआईसीआई बैंक साथ नहीं देता. 2 बैंक जो नजर आते हैं स्ट्रॉन्ग, वो है कोटक और एचडीएफसी बैंक, बस. इनफैक्ट फ्रंट रनर्स आज की तेजी के कोटक और एचडीएफसी बैंक हैं, और इंडसइंड बैंक का भी थोड़ा सा साथ मिला. इंडसइंड बैंक इस समय देखते ही देखते 3% ऊपर आ गया. तो गाबा साहब कह रहे हैं जहां पर ट्रेंड क्लियर है तेजी का, उसके साथ रहें. आशीष बेहती, आपका इस समय का फ्रेश ट्रेड क्या है? बैंक ही था. कोटक बैंक के बारे में हमने सुबह भी डिस्कस किया था सुबह के ट्रेड में, और 1795 का एक टारगेट दिया था. हमें लगता है कि करंट लेवल पे भी कोटक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और जिस हिसाब से मूव कर रहा है कोटक 1820 तक के लेवल्स इसके देखने मिल सकते हैं, जो कि इसमें दिखाया था नंबर्स के बाद. तो अभी ज़रूर कोटक बैंक पे एक नज़र होनी चाहिए. दूसरा एक ट्रेड जो वीरेंद्र सर ने बोला, मुझे वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. मैकडॉवेल्स का एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, और जिस हिसाब से एक डाइवर्जेंस दिख रहा है चार्ट पे, हमें लगता है कि मैकडॉवेल्स यहाँ से एक ट्रेड तेज़ी की तरफ बनाया जा सकता है. स्टॉक अपना 200 डेमा के काफ़ी करीब है, वहाँ से अगर ये क्रॉस करता है तो इसमें एक फर्दर तेज़ी देखने मिल सकती है, जो कि 840 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं. तो करंट लेवल पे बाय की पोजीशन बनाई जाए. 805 का एक एसएल लगा है, 835 या 840 तक के लेवल्स के लिए. यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे आपकी सोच मेरे से मिली गई. अगर आप देखें ये स्टॉक जो है स्ट्रेंथ दिखाता हुआ और 818 पे, और आपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ, नॉट एग्जैक्टली एट दिस लेवल, लेकिन हाँ 200 डे में इसका प्लेस्ड है करीब करीब, समझ लीजिएगा कि आप 835 830 के जोन में, नहीं सॉरी 827 पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है. लेकिन एक्टिविटी यहाँ पर आज एचयूएल में काफ़ी अच्छी खासी है, और एचयूएल में काफ़ी दिनों बाद इतनी वाइल्ड बार क्रिएट हुई है. प्लीज़ एचयूएल का चार्ट लेके आइए. ये बार एटलीस्ट 3 सेशन को अपने अंदर कवर करती है, और ये बार उस बार का जो, जरा प्लीज़ कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा, 4 मई की वो जो रिवर्सल था उसको कुछ हद तक निगेट करते हुए, उसका असर थोड़ा सा फीका करते हुए 2190 इसका प्राइस है. असद, एचयूएल की 2200 की कॉल पे आपका टेक क्या है? क्या इस कॉल को पकड़ना चाहिए? देखिए बड़ी बात क्या है,
ये 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बड़ी बात है 50-10 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बड़ी बात है लगभग आपका 2220 पर आपका 100 डेमा प्लेस्ड है। बड़ी बात ये है कि आपने लगभग 1.5 सीरीज तक मेंटेन्ड रखा अपने 2100 के बेस को। 2200 का कॉल का प्रीमियम रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज। क्या ठीक है आपका 37-70 पे ट्रेड करती हुई? आई थिंक वीरेंद्र जी, HUL कुड बी ए वेरी गुड पिक। अगर इसका डेटा देखें तो यू कैन सी दैट कि पुट राइटिंग में काफी सारे एडिशंस हुए एंड कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है। राइट नाउ आई थिंक आई एम नॉट एबल टू फेस द प्राइस, बट जस्ट अ सेकंड, आई थिंक 2220 का देख सकते हैं कॉल। आई थिंक एक बार ये अगर हमारे पास 2200 के लेवल के ऊपर जाएगा, विल सी फर्दर ट्रैक्शन। ये 29 रुपीज में मिल रहा है। आई थिंक विद स्टॉप लॉस ऑफ 24 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 40-45 के रेंज में हम देख सकते हैं, बट HUL इज डेफिनेटली लुकिंग गुड। आई थिंक जस्ट 2200 के ऊपर इसमें मोमेंटम और भी ज्यादा रहेगा, सो उसमें मैं ऐड करना पसंद करूंगा, बट HUL इज लुकिंग गुड। यस, 20 का कॉल करीब 29 के आसपास ट्रेड करता हुआ इसे खरीदने की सलाह है और HUL में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन। इनफैक्ट FMCG इंडेक्स बहुत मजबूत है आज। HUL ही नहीं, आप देखिए दूसरे ट्रेड्स, मैरिको में हमने देखा एक अच्छी झलक तेजी की बनती हुई। एशियन पेंट को भी आप FMCG सेक्टर का एक हिस्सा ही माने, लेकिन इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि ये भी स्टॉक आज काफी दिनों के बाद रफ्तार दिखाने में कामयाब है। 784 के लेवल्स पर वायदे बाजार में 3.5% तक की बढ़त। ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी इक्वली मजबूत, 3% से ज्यादा का 1,80,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जुड़ चुका है इस स्टॉक के लिए। विकास, इस पर एक नजर डालिए और बताइए अगला पड़ाव क्या रहेगा गोदरेज कंज्यूमर में। देखो आज हिसाब से इसमें एक वॉल्यूम रिकॉर्ड भी देखने मिला है। आज अगर देखोगे तो प्राइस के साथ एक वॉल्यूम रिकॉर्ड देखने मिला है। मुझे लगता है नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट जो लेवल आ रहा है जो ऊपर की तरफ, मुझे लगता है कि 810 है। अगर 810 तक का एक पॉजिटिव रीजन यहाँ पे देखने मिल सकता है। हालांकि नीचे में हमने नोटिस किया है कि आज इंट्राडे में भी वो 765 के आसपास जाके 762 इस रेंज में आके रुक रहा है, तो 760 के स्टॉप लॉस में इसमें बने रह सकते हैं। ऊपर में मुझे लगता है पहला जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टारगेट देखने मिल सकता है तो 810 के आसपास का इसका नेक्स्ट टारगेट आते हुए देखने मिलेगा। 810 के नेक्स्ट टारगेट्स की तैयारी, प्रोवाइडेड ये 800 के पार निकले, और मोमेंटम इसमें अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई दिया है। अजंता फार्मा 2 पर 1 का बोनस आ रहा है, ये इनफैक्ट अपडेट आ रहा है। मुनाफा हालांकि घटा है थोड़ा बहुत, 159 करोड़ से घटकर मुनाफा 151 करोड़ पर आया। स्टॉक 3% नीचे आपको दिखाई देगा, एक टिक डाउन देखने को मिला है, लेकिन 2 पर 1 का बोनस कंपनी ने अप्रूव किया है और वो स्टॉक आपके सामने 1666 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट बोनस की खबर पर ही मैं जा रही हूँ इस काउंटर को देखने, वरना नंबर्स में कुछ नहीं है इस बारी। ये 3% और हर टिक के साथ दरअसल स्लाइड करता हुआ वीरू दिखाई दे रहा है अजंता फार्मा का शेयर। बोनस का भी कोई इंपैक्ट नहीं है स्टॉक पर। जी हाँ, देखिए एक तो हर्षदा बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स भी इस स्टॉक को ड्राइव नहीं कर पा रही है। इस सेक्टर के इनफैक्ट आप देखें स्टॉक्स को, अजंता फार्मा याद रखिएगा, ये स्टॉक मैं पिछले 20-25 दिन से डिस्कशन में शामिल भी कर रहा हूँ बार बार। ये एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग है हर्षदा, और आप देखिए इसमें सप्लाई इतनी है कि पूछिए मत। और अभी बात करते करते ये अपने लगभग आप समझ लीजिएगा कि यस 52 वीक लो पे आ चुका है, 1669। इस पर टेक चेक लेते हैं, सिंस अभी इस पर आप देखें बहुत बड़ा शॉर्टिंग का कोई थॉट नहीं है, बट 1662 पे ये अगर फ्लैग का ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस पोजीशन लोअर लेवल्स पे क्या होगा? आशीष बहती जी। जी, ये अपने रिसेंट सारे लोस को तोड़ते हुए अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से फर्दर स्लाइड डाउन कर सकता है, क्योंकि 200 डेमा और 20 डेमा से काफ़ी नीचे है स्टॉक। तो ऑलरेडी एक ह्यूमंगस प्रेशर ज़रूर था स्टॉक में, और जिस हिसाब से लेवल्स बन रहे हैं हमें लगता है कि 1630 तक के लेवल्स भी इसमें देखने मिल सकते हैं। जिनके पास भी शॉर्ट है ज़रूर बने रहे इस पर। अजंता फार्मा अगर आप देखें और लुढ़कता हुआ करीब करीब 1661 पे अगर आप देखें, बातचीत करते करते टिक बाय टिक चार्ट्स लेके आइएगा, और 1663 अब डेलो पर आता हुआ। अभी अगर आप देखें हर्षदा ने अर्निंग्स पढ़नी शुरू करी थी, उसके बाद स्विंग अब 1657 पे, और अब याद रखिएगा ये बहुत ही नाजुक पैटर्न है। इसका एक इंट्राडे लो था, आप समझ लीजिएगा कि 1600 करीब 1620 का, और उसको जाके ऑलमोस्ट
टच करने की कोशिश करता हुआ अजंता फार्मा। खैर, इस बीच आईसीआईसीआई बैंक का ट्रेड बेहद शानदार रहा। आपकी स्क्रीन पे 721, मैं शानदार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब लिया गया था तो प्रीएम्प्ट किया था गया था कि भाई ये अच्छा करेगा, और ये देखिए, लुक एट प्राइस, ये एग्जैक्टली अगर आप देखें इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, डे हाई। एशियन पेंट्स, हर्षदा अगर आप देखें शुरू में ही डिस्कस किया था, एशियन पेंट्स अब 3135 पे अपना लास्ट ड्यू एवरेज काटने की कोशिश करता हुआ। और एक चीज़ और इस कार्यक्रम में मेंशन में करना चाहूँगा कि आज थोड़ा एफएमसीजी में अच्छी बाइंग आ रही है। एचयूएल के बाद अब मैरिको भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। हर्षदा जी हाँ, एक तगड़ा मूव एफएमसीजी, यही वो सेक्टर है जो इनफैक्ट फ्रंट रनर है आज की तेजी का। और इनफैक्ट कई ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे जहां पर मोमेंटम देखने को मिला है। कुछ ही क्षणों में विकास सालुंखे आपको एक ऐसा चार्ट पढ़कर बताएंगे जो एकदम सिग्नल दे रहा है बहुत ही बढ़िया एक्शन का। ये तेजी या फिर मंदी का सौदा हो सकता है, लेकिन चार्ट का चमत्कार कुछ ही मिनटों में आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक बार बर्जर पेंट्स देख लेते हैं वीरू, क्योंकि सुबह में मेरी नजर गई थी बर्जर पेंट्स पर, और ये प्री नंबर्स हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने लेवल तो कहीं पे लिखा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या वो लेवल था, लेकिन ये एक मोमेंटम ट्रेड था सुबह के दौरान। अब देखिए एशियन पेंट के नंबर्स के आने के बाद फिर से अपटिक दिखाता हुआ, और इंडिगो पेंट जो रीसेंट लिस्टिंग है, एक नया ट्रेड है, वहां पर भी डे लो से थोड़ी बहुत हरकत आना शुरू हो चुकी है। काबा साहब, ये बर्जर, ये इंडिगो, इनमें से कुछ आपको अच्छा लग रहा है? एशियन पेंट तो एक विनिंग ट्रेड साबित हो गया है, लेकिन इन दोनों में कुछ कैचअप की संभावना? यस, सुबह आपने बात की थी, बिल्कुल मुझे ध्यान है। बर्जर पेंट तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है 700 का टारगेट था, ये मुझे ध्यान है। स्टॉप होगा 670 का। यहाँ पर जो बेस बना हुआ है 3 दिन का बर्जर पेंट का, ये बढ़िया है, ये रिवर्सल पैटर्न कह सकते हैं। तो मुझे लगता है 700 एक बार चला जाएगा, और एक बार 700 चला गया तो फिर फ्रेश टारगेट और निकालेंगे। यस, अब मिलता है बर्जर पेंट। ये देखिए बुलिश व्यू बर्जर पेंट में आता हुआ। इस बीच हमारे साथ मयूरेश जोशी भी जुड़ गए हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। कोई ताजा ट्रेड आपके जहन में इस समय? निफ्टी बैंक एक तरफा तेजी दिखाता हुआ कभी भी 500 पॉइंट की बढ़त पर खड़ा होगा? नहीं, एक रिलीफ ट्रेड हर्षदा जी जरूर दिख रहा है मार्केट्स में, बट ओनिल जैसे हम हमारी मेथड फॉलो करते हैं, आई थिंक 2-3 दिन हम देखना चाहते हैं कि ये सस्टेनेबल है या नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स भी आई थिंक एक ओवरसोल्ड जोन में है, काफ़ी कुछ सेलिंग देखी है। डाउ फ्यूचर्स दर्शा रहे हैं एक पुल बैक का। तो मुझे लगता है आई थिंक 1-2 दिन देने चाहिए, बट जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे आप पेंट कंपनीज के रिजल्ट की बात कर रही थी, एशियन पेंट के काफ़ी शानदार नतीजे आई थिंक जो मैं नतीजे देख रहा था, आई थिंक इट्स अ बीट लाइन बाय लाइन परफॉर्मेंस। अगर आप देखें तोड़ा लाइन में थोड़ा सा मिस है, बट फ्रॉम वॉल्यूम ग्रोथ राइट टिल टॉप लाइन, इबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस और कमेंट्री क्या रहेगी, आई थिंक ये बहुत साफ तरीके से दर्शाएगा। Q1 डेफिनेटली टफ रहने वाला है काफ़ी कंपनीज के लिए, क्योंकि इनपुट कॉस्ट में मैक्सिमम इंक्रीजेस Q1 में देखे जाएंगे, एंड द काइंड ऑफ इरोजन दैट विल प्रॉब्ली सी ऑन बॉटम लाइन। बट प्योरली गोइंग बाय नंबर्स, मुझे लगता है आई थिंक एशियन पेंट्स ने आउटस्टैंडिंग नंबर्स डिलीवर किए। स्टैंडिंग नंबर्स एशियन पेंट के, और आज का जो पुल बैक है वो बहुत मजबूत दिख रहा है। 34,800 के को छूकर निफ्टी बैंक इस समय आया है। आपको मैं बता दूं वजह क्या है। वजह है फिर वही हमारे विदेशी भाई, जिसे आशीष और वीरू फूफा कहते हैं। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिएगा, 270 पॉइंट्स की तेजी, उससे ज्यादा की बढ़त इनफैक्ट देखने को मिली है वीरू। डाउ 32,432 के आसपास, और नैस्डैक फ्यूचर्स 200 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। कल S&P 2020 के लोज पर, 2022 के लोज पर जाकर टिका था, वहां पर भी एक पुल बैक के संकेत बनते हुए, और यही है जो मार्केट को सुधार रहे हैं। जर्मनी का मार्केट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 232 पॉइंट ऊपर। फुटसी में 56 अंकों की बढ़त, ठीक ठाक ट्रेड। फ्रांस का बाजार क्या कर रहा है? फ्रांस का बाजार भी करीब 1.5% ऊपर है। और ये ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर देखकर ही भारतीय बाजारों में भी थोड़ा सा टशन आता हुआ, तेजी की पोजीशंस आती हुई। वीरू क्या कहते हैं, चार्ट का चमत्कार ले लें क्या? जी हाँ हर्षदा, प्लीज शंख बजाइए और चार्ट का चमत्कार लीजिए। जी हाँ, चार्ट का चमत्कार यानी कि एक ऐसा स्टॉक जिसका चार्ट एकदम जबरदस्त दिख रहा है, और उस पर एक व्यू और एक बेहतरीन ट्रेड जो हमारे जानकार अब आपके लिए स्पॉट करेंगे। तो चार्ट का चमत्कार आज हमारे लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं विकास सालुंखे। विकास बताइए।
जी हर्षदा, मुझे लगता है कि जैसे अभी 10 मिनट पहले वीरेंद्र जी ने भी बोला था कि एचयूएल में एक पॉजिटिव रुझान देखने मिला है, और उन्होंने रीड भी अच्छी तरह से किया, क्योंकि हमने नोटिस किया है कि ऑलमोस्ट पूरी अप्रैल सीरीज और मई सीरीज के स्टार्टिंग में भी हमने नोटिस किया है कि 50 डीए में कोई स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा था, क्लोजिंग उसके ऊपर रख रहा था। तो मुझे लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। और यहाँ पे आज हमने नोटिस किया है कि जिस हिसाब से उसमें वॉल्यूम देखने मिल रहा है, और आज पूरे दिन में देखोगे तो एक बाइंग मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा यहाँ पे एक रुझान देखने मिल सकता है। जो मोमेंटम इंडिकेटर से आरएसआई, यहाँ पे उसने आज एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिखाया, और वीकली चार्ट में हमने नोटिस किया कि लास्ट 3 महीने में जिस हिसाब से वो साइडवेज कर रहा था, और उसमें लास्ट 2 वीक में जिस हिसाब से एक पॉजिटिव रुझान आते हुए देखने मिला, और जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है वीकली पे, वहां पे एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहेगा। ऊपर में मुझे लगता है पहला टारगेट रहेगा 2340 का, और नीचे में इसका स्टॉप लॉस जो 2100 के आसपास का था, उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ 2130 के आसपास भी रखोगे तो भी वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है एचयूएल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहेगा। और 1 से 2 वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको कैरी करते हो, तो मुझे लगता है ये 2400 के आसपास जो से वो 200 डीएमए के टूवर्ड जा सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। नीचे में अच्छा खासा सपोर्ट बना चुका है काउंटर, और वीकली पे एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है ऊपर में 2340 और 2400 के टारगेट के लिए इसको लेके जा सकते हैं। ओके, चार्ट का चमत्कार याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अगर आप देखें इंट्रा है और प्लस स्विंग पर्सपेक्टिव से ट्रेड दिया जाता है। हमारे जो मेहमान स्क्रीन पे अपीयर होते हैं, ये हमारा पैनल जो है खुद ही सिलेक्ट करता है स्क्रीन पर कि ठीक है आज की प्रेफरेंस दी जानी चाहिए इस मेहमान को, और वो अपना अगर आप देखें प्रेफर्ड स्टॉक पिक करता है। HUL एट 2193, स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स आपके स्क्रीन पे हैं। स्टॉक डे हाई की ट्रेजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ और अपने कुछ क्रिटिकल एवरेजेस को काट कर, जिसे कहते हैं शॉर्ट और जैसे 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काट कर विकास सालुके जी का HUL ट्रेड करता हुआ यहाँ पे करीब 2340 तक का अपर स्विंग की एक्सपेक्टेशन विकास जी को लगती है, और स्टॉप लॉस जो है वो करीब करीब आपकी स्क्रीन पर जो मेंशन किया गया है उसको लगा कर रखें HUL पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। लेकिन देखिए निफ्टी बैंक, जैसे कि अभी हमने 2 बजे डिस्कस किया था कि ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि आप आएंगे 34,800 की ट्रेजेक्टरी। देखिए लॉजिकली जो आपने ट्रेड लिया था ना सुबह, अगर आपने लॉन्ग पे पैसा कमा लिया है तो 34,800 पे वो एक लॉजिकल लेवल है जिस पर आपको अपने सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स को लॉन्ग जो थे वो काटना चाहिए। मेरी मॉर्निंग कमेंट्री में आज 34,780 था और 34,910, बस इन सर्कमस्टेंसेस में एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट लेना गलत नहीं होगा। मीनवाइल आईटी प्रॉफिट बुकिंग मोड में आता हुआ, और कोफोर्ज को देखिए जनाब, कोफोर्ज नया इस दौर का लो। आशीष बहती जी, आपका टेक, यहाँ पे कोई पुट ऑप्शन सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन है और उसका सक्सेस होने का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग लग रही है। आपका टेक इस पर? जी, जिस हिसाब से हमने देखा कोफोर्ज और मिड कैप आईटीज में सब में ही सेलिंग कंटिन्यूसली आ रही है। कोफोर्ज एंड बिरला सॉफ्ट जैसे स्टॉक्स काफ़ी ब्रेकडाउन हो रहे हैं। कोफोर्ज का 3600 का जो पुट है उसे ट्रेड किया जा सकता है। थोड़ा सा प्रीमियम बढ़े हुए हैं इसके ज़रूर, 105 के करीब ये ट्रेड कर रहा है, उस पर एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 80 का स्टॉप लॉस रखना है, और हमें लगता है कि 140 से 150 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो करीब करीब कोफोर्ज में आपको डाउन साइड की टारगेट देते हुए आशीष बहती जी, और कोफोर्ज इस वक्त डेलो पे ट्रेड कर रहा है, और कोफोर्ज अपने लगभग आप समझ लीजिएगा कि यस मोर और लेस ये 52 हफ्तों के लोअर लेवल्स पे ही फ्लोट करता हुआ। और दिक्कत की बात यह है कि इसमें 10 मई 2021 से लेकर 9 नवंबर 2021 तक एक वर्टिकल राइज था, कोई कंसोलिडेशन बीच में नहीं था जाके जहाँ पे तय कर सके हम कि कोई बेस था कि नहीं था, वहाँ पे रुकेगा ये स्टॉक की नहीं रुकेगा। लेकिन आशीष बहती जी, कल आपने एक ट्रेड दिया था CNBC आवाज़ पर, और वो ट्रेड था कोटक महिंद्रा बैंक की 1800 की कॉल। करीब करीब 40 से 42 का टारगेट रखा था आपने, और वो टारगेट 1800 की कॉल का बखूबी हिट कर गया। तो आपको अगर आप देखें एक अच्छा स्विंग मिला यहाँ पर, तो मोमेंटम है बैंक्स में। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा सा कोलैप्स हो रहे हैं, उसमें लेके आइए BEL। आपकी राय क्या होगी विकास इस स्टॉक पे? 260 का हाई लगाया, ऑल टाइम हाई, और उसके बाद ये मैं प्रश्न इसलिए ले रहा हूं यहां पर क्योंकि 222 ही वो पॉइंट था जहां से 6 अप्रैल को ब्रेकआउट आया था। एग्जैक्टली 222 वो पॉइंट था, वहां पे फिर आ गया। अब आपका व्यू क्या है इस स्टॉक पे?
देखो जिस हिसाब से इसमें एक रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है तो मुझे लगता है यहाँ पे वापस वो सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे हमने नोटिस किया था कि देखो 218 के आसपास एक सपोर्ट जोन देखने मिल रहा है इस काउंटर में, बट जिस हिसाब से रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट और कैरी करते हुए देखने मिलेगा। और जैसे अगर नोटिस करो तो 200 DMA जो इसका आ रहा है वो 206 के आसपास आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है रिट्रेसमेंट और बाकी है, तो नीचे की तरफ जा सकता है। पहला रहेगा 118 और 218 के नीचे अगर फिसलता है तो 210 और 205 के रेंज तक ये काउंटर फिसल सकता है। ऊपर में हालांकि इसमें एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है 227 228 के आसपास, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से मुझे लगता है उसके हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा वीक साउंड कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा कमजोर काउंटर, और देखिए पिछले 3 महीने में भले ही इसने परफॉर्म किया हो, लेकिन अब पोजीशन तेजी से अनवाइंड होती हुई दिखाई दी है। लेकिन जो आज बड़ी अनवाइंडिंग देखने को मिली है ना, वो मेटल काउंटर्स में है। कल आपको याद होगा हम हिंडाल्को का जिक्र कर रहे थे, वो स्टॉक तो कमजोर है ही, लेकिन आज स्टील कंपनियों पर ज्यादा प्रेशर आता हुआ, और स्टील दिग्गज टाटा स्टील देखिए 1185 के लेवल्स पर आ चुका है, करीब 5.5% का नुकसान इस स्टॉक में है। इसके ठीक पीछे JSPL में कमजोरी बढ़ती हुई, ऑफ कोर्स नैल्को जैसे ट्रेड्स, सेल जैसे ट्रेड्स पर भी दबाव साफ दिखाई दिया है। रचना वैद्य हमारे साथ है। रचना, गुड आफ्टरनून। ये स्टील कंपनियों में प्रेशर तो है क्योंकि विदेशी मार्केट्स में भी स्टील स्टॉक्स की धुलाई हो रही है। अब अमेरिकी स्टील इंडेक्स में कल के सत्र में 5% का करेक्शन हुआ, 16% इस महीने दरअसल ये मेटल इंडेक्स अमेरिका का करेक्ट हो चुका है। भारत में तो प्रेशर दिख ही रहा है। टाटा स्टील में और कितना दबाव आ सकता है? ग्लोबली अगर मेटल स्ट्रिप होते हैं तो ऑफ कोर्स टाटा स्टील प्रेशर में आता है इनके यूरोप के बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। जी, टाटा स्टील की जहां तक बात है तो आज का मूव इसका बहुत ही शार्प है ऑन द डाउन साइड। तो अगर कोई फ्रेश इसमें शॉर्ट्स देखना चाहता है तो उनको 1200 का नंबर ध्यान में रखना चाहिए। फ्यूचर्स इसके जब तक 1200-1205 के नीचे रहेंगे तब तक यहाँ पे ये वीकनेस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं नजर आएगा। 1205 के आसपास ऐसे लगा के माइनर रैलीज पे अगर शॉर्ट करते रहेंगे तो देयर आर चांसेस कि यहाँ से 1165 एंड 1150 की तरफ ये काउंटर फ्यूचर्स पे आने वाले 2-1 दिनों में फर्दर गिरावट के साथ जाता हुआ नजर आ सकता है। गिरावट और वीकनेस यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। 1165, 1150 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मयूरेश, स्टील स्टॉक्स क्या ये क्लियरली अमेरिका से ही संकेत ले रहे हैं या फिर कुछ और भी आप पढ़ रहे हैं? चाइना लॉकडाउन का इम्पैक्ट होता तो इनमें तेजी आनी होती। नहीं, तो हर्षदा जी आई थिंक 2-3 की वजह है। एक, जो आप चाइना लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, चाइना आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स। तो आप मान के चलिए आई थिंक जो स्टील प्रोडक्शन होता है ग्लोबली 1900 मेट्रिक टन का अगर हम बात करते हैं तो चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स भी और कंज्यूमर्स भी, क्योंकि रीप्रोसेस करते हैं कि पूरा जग इसे कंज्यूम करे। विद चाइना शटिंग डाउन सिग्निफिकेंटली आई थिंक अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैव गॉन ऑफ ट्रैक का। दूसरा आई थिंक अगर आप इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन देखें, बोथ कोकिंग कोल की जो कीमतें हैं, एल्यूमिना की जो कीमतें हैं, बॉक्साइट की जो कीमतें हैं, दे आर मूविंग नॉर्थवर्ड्स अगेन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा मार्जिन कॉम्प्रेशन जरूर आ सकता है। हालांकि पिछले तिमाही में आई थिंक जो नंबर्स आए थे टाटा स्टील के नंबर्स इन माय ओपिनियन वर आउटस्टैंडिंग। आई थिंक जो यूरोप EBITDA पर टन $240 रिपोर्ट किया था were far better than what the market expected. But I think on the flip side, with the war getting elongated, जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर है और जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स कम हो रही है, जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं, विच प्रोबेबली ऑल्सो मीन्स कि जो कॉर्पोरेट ऑर्डर बुक्स हैं दे कैन ऑल्सो स्टार्ट श्रिंकिंग इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स टू कम। शायद डिमांड पे थोड़ा प्रभाव आने के कारण आई थिंक स्टील स्टॉक्स की एक शार्प रिएक्शन देखने मिल रही है। तो रियलाइजेशंस एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, इनपुट कॉस्ट की वजह से EBITDA पर टन शायद स्टेबल होंगे। बट 2 आई थिंक मेन रीजंस, एक आई थिंक चाइना शटडाउन की वजह से अभी भी कॉम्प्लेक्सिटीज है। क्या एक्सेस इन्वेंट्री जो सिस्टम में है वो रिलीज होंगी विच कैन पुट प्रेशर ऑन प्राइस, और क्या लॉकडाउन, वॉर एक्सटेंशन और इन्फ्लेशन कंसर्न्स की वजह से डिमांड में थोड़ी घटौती आ सकती है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज पे एक एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। आई थिंक ऑल दीज रीजंस इज व्हाई स्टील स्टॉक्स आर रिएक्टिंग इन अ नेगेटिव मेटल्स वगैरह देखें, आपने डिटेल कमेंट्री सुनी मयूरेश जी की। और इस बीच एक काम करते हैं, हमारा एक खास सेगमेंट है सस्ता ऑप्शन, वो कर रहा है आपका इंतजार, लेकिन उससे पहले एक आउटलुक और लेता हूँ। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीकांत, आपका ट्रेड कन्विक्शन वाला क्या होगा इस वक्त?
देखिए मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो एक क्रूशियल लेवल पे आ चुका है और 16,200 को रिस्पेक्ट भी कर रहा है, 16,400 के काफी नजदीक आके ट्रेड कर रहा है। 16,400 के ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है कि मार्केट एक बार 16,600 के लेवल्स को रिविजिट कर सकता है और जितने भी इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक्स है उसमें से मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर अवेलेबल एट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज। तो मुझे लगता है कि कुछ इंडेक्स हेवीवेट्स पे फोकस किया जा सकता है। एचडीएफसी लिमिटेड हमें अच्छा लगता है, साथ ही साथ हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। करंट लेवल्स एचडीएफसी बैंक के चल रहे हैं तकरीबन 1350 के करीब। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 1400 के लेवल्स के काफी नजदीक आ सकता है, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं अराउंड 1330। सो 1330 के स्टॉप लॉस के साथ एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग किया जा सकता है। एचडीएफसी बैंक में तेजी का ट्रेड लेकर चले और ये देखिए काफी दिनों बाद इसमें रौनक आती हुई 1349 के लेवल्स देखने को मिले हैं, 2.25% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड में। और जब एचडीएफसी बैंक चलता है, कोटक जैसा स्टॉक चलता है, तो निफ्टी बैंक में रौनक आती है और वो ठीक आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी देगी। 400 पॉइंट की बढ़त पर निफ्टी बैंक इस समय। लेकिन एज प्रॉमिस्ड अब बात हो रही है सस्ता ऑप्शन की, तो आज सस्ता ऑप्शन देंगे आशीष बहेती। मैं आपको एक चीज बता दूं, आशीष ने बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड कल दिया था 12 बजे के शो में और वो मेरे ख्याल में कोटक महिंद्रा बैंक ही था। 1800 का कॉल इन्होंने दिलवाया था और टारगेट 42 का रखा था जो आज हिट हो गया है। तो बढ़िया ट्रेड इन्होंने कल 12 बजे स्पॉट किया था, तो आज हमने सोचा इन्हीं से सस्ता ऑप्शन आपके लिए पिक किया जाए। बताइए आशीष, नया क्या पकड़ रहे हैं, क्या ट्रेड आपने आइडेंटिफाई किया है? जी हर्षदा मैम, हमने सुबह एक जीएनएफसी डिस्कस किया था और जिस हिसाब से जीएनएफसी के नंबर्स आने के बाद पूरे के पूरे फर्टिलाइजर एंड केमिकल स्टॉक्स में जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स है उनमें एक अच्छा बाइंग दिखा। यूपीएल का जो स्टॉक है नंबर्स आए उसके बाद एक बहुत अच्छा रिएक्शन यूपीएल में देखने मिला है। हमें लगता है कि यूपीएल का 800 का कॉल में बाइंग की जा सकती है। 21 रुपये के करीब ये चल रहा है, तो वहाँ पे 15 रुपये का एक एसएल लगाकर 30 रुपये के फर्स्ट टारगेट एंड 38 रुपीज़ तक के सेकंड टारगेट के लिए यूपीएल में खरीदारी की सलाह है। 100 का कॉल जो 21 पर है, 22 पर आ चुका है। आप कह रहे हैं यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की तेजी की बन रही है यूपीएल में। आप याद रखिएगा आज ब्रोकर रिपोर्ट भी आई थी, उस स्टॉक में अच्छी तेजी बनी है। दिन में पूरा आप चार्ट का मूव देख रहे हैं, करीब करीब 3% ऊपर आया। अब 800 के कॉल में एक अपॉर्चुनिटी खुलती हुई, जहां पर टारगेट आपका 30 का रहेगा, 30 निपटेगा तो 38 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये फिलहाल है वो ट्रेड जिसको आपने ट्रैक करना है, जिसमें आप पोजीशन लेकर चल सकते हैं। तो ये बात हुई सस्ता ऑप्शन की। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इनफैक्ट हर रोज ऐसे कुछ ट्रेड्स आपके लिए आइडेंटिफाई करते दिखाई देंगे, लेकिन वीरू आपको जोड़ रहे हैं। देखें अब स्टॉक को लेकर आइए, टिक बाय टिक चार्ट्स। आशीष जी की रीडिंग थी बेहद शानदार, 798 स्टॉक डे हाई पर अगर आप देखिए आ गया। अभी अभी मेरी डेरिवेटिव्स की शीट में आप देखें ये स्टॉक अपीयर हुआ डे हाई पर, और यकीन मानिए कल का एक सप्लाई जोन है वो है करीब करीब 800 रुपए से लेकर आप समझ लीजिएगा कि 806 के बीच में, एग्जैक्टली उस जोन में आके ट्रेड करता हुआ। और ये ऑप्शन आप समझ लीजिएगा कि 21 पे स्क्रीन पे गया था, 21, 22, 23, 24 और अब 24-35 पे आके ट्रेड करता हुआ। सुपर स्विंग आशीष बहेती जी, सुपर स्विंग। और ऑप्शंस में अगर आप देखें आपकी पकड़ इतनी अच्छी है, आपकी स्क्रीन पे आप देखिए यूपीएल इट्स नाउ एट डे हाई एंड कोटक महिंद्रा बैंक। हर्षदा, आशीष जी के दोनों ट्रेड्स पर आज आशीष है। जी हाँ, और सुबह में इनफैक्ट जीएनएफसी वाला ट्रेड भी वीरू वो नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो आज एफएनओ का सुपरस्टार बना था और इनके बात करने के साथ ही तेजी की पोजीशंस इसमें बनी। 835 मुझे याद है इन्होंने एक टारगेट दिया था, उसको छूकर आया है, 854 तक का स्तर बना। अच्छा आशीष, वो वाला ट्रेड अगर किसी ने सुबह में लिया है, कैरी करें या प्रॉफिट बांध लिया जाए? हर्षदा मैम, कैरी करने की सलाह रहेगी। बस जो ये एसएल है उसे ट्रेल करके 805 का कर लें। हमें लगता है कि जिस हिसाब से ये अभी 220 डेमा के पास खड़ा है अपने, इसमें आने वाले वीक में और तेजी देखने मिल सकती है। करने की सलाह जीएनएफसी पर 827 के लेवल्स पर इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अच्छा श्रीकांत चौहान, एक बार अशोक लेलैंड पर नजर डालिएगा। आज वैसे ऑटो काउंटर्स में फिर से रौनक लौटी है। एस्कॉर्ट्स चला, आयशर मोटर चला, कल बजाज ऑटो की बारी थी। दोपहर में अब अशोक लेलैंड की चाल मजबूत होती हुई ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखने को मिला है।
क्या बेट करेंगे इस मूव पर? देखिए, वैसे आज के दिन में हमने मारुति और बाकी ऑटो कंपनीज में भी अच्छी तेजी देखी है और उसकी मुख्य वजह यही थी कि क्रूड में अच्छा खासा हमने एक नरमी का ट्रेंड देखा। 112 के करीब ट्रेड कर रहा था ब्रेंट क्रूड, अभी 103 104 के करीब आ चुका है। तो नो डाउट कि मार्केट में अगर ऐसे टाइप के अगर फ्लोज अगर मिलते हैं तो ऑटो सेक्टर रिबाउंड करेंगे, लेकिन सबसे बढ़िया अगर कोई स्टॉक है तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स पे फोकस करके चले, क्योंकि अशोक लेलैंड वैसे देखा जाए तो लो बीटा स्टॉक है। इसमें काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस भी बिल्ड हुई थी और मुझे लगता है आज के दिन में उसमें एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड बना हुआ है। तो करंट लेवल से अगर इसमें एक रिकवरी बनती है तो शायद ये स्टॉक 122 123 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन अगर मोमेंटम ट्रेड चाहिए या तो सस्टेनेबल अगर कोई ट्रेड चाहिए तो हमें लगता है कि टाटा मोटर्स को इसी लेवल पे लॉन्ग करके चले। स्टॉक अच्छा खासा करेक्टेड है, 395 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है कि रिकवरी में स्टॉक वापस एक बार 410 के लेवल्स दिखा सकता है। टाटा मोटर्स, दरअसल इसका भी चार्ट अब थोड़ा सा सुधर रहा है, हालांकि अभी भी 1.5% नीचे है काउंटर। आप कह रहे हैं 410 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अशोक लेलैंड 121 के आसपास आता हुआ। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन बहुत सॉलिड देखने को मिला है, करीब 6-6.5% तक का, इसीलिए मुझे लगा कि इस पर एक नजरिया ले लेना चाहिए। आप कह रहे हैं ये 122 123 पर रहेगा, लेकिन हाँ, अशोक लेलैंड वही होता है, थोड़ा सा वॉलेटाइल ट्रेड जरूर है। अब रिजल्ट्स की बात करते हैं और सेरा सैनिटरी वेयर, ये नतीजे आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मैनेजमेंट भी हमारे साथ है जो आपको और एक आउटलुक हम कंपनी से लेंगे, यहाँ से आगे स्थिति कैसी बन रही है। मुनाफा दरअसल 53 करोड़ पर आया, 46 करोड़ से बढ़कर। आय थोड़ी सी कमजोर रही है, ये एक बार 410 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। करीब 6 करोड़ का एक वन टाइम घाटा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर आयुष बागला जुड़ गए। मिस्टर बागला, गुड आफ्टरनून। ये Q4 में मैं देख रही हूँ आपकी आय में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। एनुअल नंबर्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ, बिटा लेवल पर FY22 का आपका प्रॉफिट भी 50% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन स्पेसिफिक टू Q4 हाउ इज द क्वार्टर बीन? अर्शदा जी, सेरा सैनिटरी वेयर को आपने इनवाइट किया है। लास्ट क्वार्टर 433 करोड़ थी Q4 में, इस साल 444 है, तो 2% की इंक्रीज है टॉप लाइन में, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वार्टर बहुत अच्छी रही थी YOY। साल भर में आप देखें तो 20% इंक्रीज हुई है टॉप लाइन, 1223 की 1464 हुई है। और उसमें एक कारण ये भी है कि एक मटेरियल सब्सिडरी का डाइवेस्टमेंट प्रोसेस इज ऑन, तो 90 करोड़ का जो टॉप लाइन है उसमें ऐड नहीं किया गया। वो आप लें अगर तो नंबर्स जैसे साल भर के 20% टॉप लाइन बढ़ी है, बॉटम लाइन भी EBITDA 30% बढ़ी है, PAT भी 20% बढ़ी है। बागला साहब, लेकिन एक और चीज़ है, हर्षदा भी पूछते पूछते अगर आप देखें जिस बात को लेकर थोड़ी सी अगर आप देखें अचंभित हैं, और जो कि मैं भी हूँ, कि ये रियल स्टेट स्पेस के लिए अगर आप देखें, रियल स्टेट सेक्टर के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर्स में से एक था। डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, प्राइसिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ये कैसा रहा दौर 3 महीने का, और अभी डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे में अगले 1-2 आने वाले क्वार्टर्स को लेकर आपका आउटलुक क्या है? इस रेवेन्यू में, टॉप लाइन में कितनी ग्रोथ की अपेक्षा आप करते हैं? एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे थी लास्ट ईयर 1250 करोड़ सेल पे, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो सीलिंग को ब्रेक करके 1464 पे पहुंची है, 20% टॉप लाइन बढ़ी। और प्राइसिंग पावर ब्रांड की देखिए, फॉसेट वेयर में 26% प्राइस बढ़ा है, सैनिटरी वेयर में 21% प्राइस। मार्जिन एक्सपेंशन आप देखिए, 14% से 16.5% EBITDA मार्जिन हुई है इस क्वार्टर में, 15% से ऑलमोस्ट 19%। ये लास्ट 6-7 साल में ऐसी मार्जिन हमने देखी नहीं है। प्राइसिंग पावर ब्रांड की है, और रॉ मटेरियल जो इनपुट कॉस्ट है हमारे यहाँ इंक्रीज इसलिए नहीं हुई क्योंकि सैनिटरी वेयर के जो मेन रॉ मटेरियल्स हैं, क्ले एंड फेल्डस्पार, दे आर वाइडली अवेलेबल, एंड सैनिटरी वेयर इंडस्ट्री एक बहुत स्मॉल कंज्यूमर है उस रॉ मटेरियल की, तो हमारे पे 3-4% खाली इम्पैक्ट हुआ, लेकिन प्राइसिंग पावर के कारण दाम हम एंड कंज्यूमर के लिए ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एंड फाइनली B2B बिजनेस जहां नेगोशिएटेड प्राइसिंग होती है, दैट इज ओनली 1/3 ऑफ आवर सेल। तो B2C बिजनेस जहां रियल प्राइसिंग पावर, ब्रांड सेलियंस एंड ब्रांड प्रॉमिस को आप मोनेटाइज कर सकते हैं, दैट इज 67% ऑफ आवर बिजनेस। अगला मुझे बताइए, ये हाल ही में जो गैस प्राइसेस में इजाफा हुआ है, उसका इम्पैक्ट आता है क्या आपके बिजनेस पर?
हाँ जी, हमारे यहाँ 25 करोड़ की गैस कॉस्ट एनुअली होती थी, वो 35 करोड़ की हो गई है। और कंपनियों में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, क्योंकि हमारे गेल से जो मिलती है गैस, वो अभी भी 25 रुपए में मिल रही है। लास्ट ईयर वो 13 रुपए में मिल रही, और मोरबी क्लस्टर और जो कंपनियां हैं वो 75 रुपये दे रही हैं गैस। तो हमारे 40-50 करोड़ का ये एडेड एडवांटेज हिस्टोरिकल है। का फिर रिफ्लेक्शन मार्जिन्स पर कैसे पड़ेगा? अब देखिए, ये 4-5 साल के आप नंबर्स अगर निकालें तो ये 19.86 एबिटा मार्जिन कभी नहीं रहा, वो इस क्वार्टर में पहुंच गया। साल भर का 16% कभी क्रॉस नहीं किया, वो 16.6 पहुंच गया। अ जीरो डेट कंपनी, AA रेटेड, AA+ रेटेड, और 580 करोड़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो 480 थी लास्ट ईयर, उसमें भी 21 करोड़ इंक्रीज। एंड फाइनल कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो कैपेक्स से आपको नजर आएगी। तो फॉसेट वेयर कैपेक्स एक्सपैंड हो रही है, सैनिटरी वेयर की ग्रीनफील्ड यूनिट की सब तैयारी चल रही है। कितना आप लार्जली प्राइस को पास ऑन कर रहे हैं कस्टमर्स को, क्योंकि डिमांड अच्छी है जैसे आपने मेंशन किया था, लेकिन ये कॉस्ट एस्केलेशन आप कितना पास ऑन करेंगे? ये कॉस्ट एस्केलेशन तो हमारे कस्टमर्स, जैसे फॉसेट वेयर में 26% MRP बढ़ी है, सैनिटरी वेयर में 21% बढ़ी है, लेकिन कॉस्ट उसका हाफ भी नहीं बढ़ा है, विच इज व्हाई यू आर सीइंग 20-25% एबिटा एक्सपेंशन। टेकन मिस्टर बागला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो एक क्लियरली कैश इनपुट कॉस्ट बढ़ने का इम्पैक्ट देखने को मिला है, लेकिन जैसे कंपनी के मैनेजमेंट कह रहे हैं कि EBITDA मार्जिन्स बहुत ही रोबस्ट हैं। स्टॉक आपके सामने अनफॉर्चुनेटली 4% नीचे, नंबर्स के बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 16,350 के लेवल्स पर इस समय दिखाई दे रहा है आपको निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी बैंक भी 34,754, 750 के लेवल्स पर है। क्या बदल रहा है पिछले एक घंटे में? अदानी पोर्ट में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, 783 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ ये काउंटर थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला है। याद रखिएगा कल अदानी के नंबर्स आएंगे, सुमित कुछ देर में जुड़ेंगे इस पर और टिप्पणी करने के लिए। सन फार्मा डे लो से थोड़ी सी अपनी चाल को सुधारता हुआ, लेकिन BPCL आपकी स्क्रीन पर लेकर आते 356 के लेवल्स इस समय BPCL में देखे जा रहे हैं। पिछले आधे घंटे में यहां पर पिकअप देखने को मिला है। गाबा साहब, BPCL पर एक व्यू दीजिए, करंट लेवल्स पर क्या कुछ और एक्शन तेजी की तरफ बनने के आसार दिख रहे हैं या नहीं? दिख रहे हैं, सिंपल, क्योंकि जो गिरावट हुई है उस गिरावट में थोड़ा मोमेंटम कम हुआ है। अब ऐसी जगह पे ट्रेड कर रहा है, जगह अच्छी है, और करीब 4 महीनों से इसी रेंज पर चल रहा है। आइदगढ़ मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए BPCL, स्टॉप लगाना पड़ेगा, और क्या है 350 का स्टॉप लगाइए। अपसाइड कहां पर 365, तो BPCL में यस थोड़ी तेजी नजर आती है, ट्रेड बनता है BPCL। ओके, 9 रुपए के, ओके 365 तक का परसेंट पॉसिबल है। 350 का स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर आपका। BPCL पे भी है प्रकाश सर। एक काम करते हैं, असित के पास चलते हैं। असित के पास एक ट्रेड है। असित बताइए क्या कन्विक्शन ट्रेड है आपका इस वक्त? क्या वीरेंद्र, मैं मारुति को देख रहा था। आई थिंक मारुति में जिस टाइप का ट्रैक्शन दिख रहा है, अभी 75-60 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि मारुति में तो और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। इसका 7700 का कॉल थोड़ा आउटसाइड ऑफ द मनी ले रहे, इट्स अराउंड 128-29 में चल रहा है। इसको स्टैगर्ड बेसिस में एक्यूमुलेट किया जा सकता है बिटवीन 100 to 130 के बीच में 1-2 लॉट, with a stop loss of 80 for a target of around 200 rupees। अगर प्राइस मोमेंटम में आ रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना चाहिए, कॉस्ट पे लाना चाहिए, बिकॉज मार्केट इज वोलेटाइल। बट मारुति में मुझे लगता है कि ट्रैक्शन रहेगा एंड वी विल सी 7700 अगर मार्केट सपोर्ट्स। सो मारुति इज अ लॉन्ग। मारुति आपका अगर आप देखें यहाँ पर एक ऑप्शन कॉल है, और मारुति क्या कर रहा है? मारुति अगर आप देखें पूरे कल भी कोशिश की थी इस स्टॉक ने, अगर आप देखें एक पुल बैक देने की, तो कल के पुल बैक में इसने परसों का जो पेन था उसको थोड़ा सा अगर आप देखें कम किया, और अब ये स्टॉक जाकर अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी को रिगेन करने की कोशिश करता हुआ। आपका व्यू है कि आप देखते हैं इस पुल बैक को 7700 तक जाते जाते, और करीब 131 के आसपास आपने ये कॉल ली है। आपका व्यू है। स्टॉप लॉसेस टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। 80 का स्टॉप लॉस, यानी करीब 50 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। ये वैल्यू एट रिस्क है 50,
रिवॉर्ड कितना है? करीब करीब 70 रुपए का। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है। देवांग मेहता अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। देवांग जी नमस्कार। आजकल अगर आप देखें, वैसे तो इंसान जितना कम बोले उतना अच्छा है, लेकिन क्या करें, इस कारोबार में है, दस्तूर यही है कि बात तो करनी पड़ेगी। सर ये बताइए, क्लाइंट्स को अप्रोच क्या सजेस्ट की गई हैं और कर क्या रहे हैं आप लोग इस बाजार में? ये जो डिप आया है, सिग्निफिकेंट डिप, आई मीन मात्र 3-4 सेशन के अंतराल में 800 पॉइंट्स का डिप, आप लोग कर क्या रहे हैं इस प्राइस पे एग्जैक्टली, और क्या इंप्रेस कर रहा है? मतलब रिवॉर्ड कहाँ पे आपको लगता है कि अपेक्षाकृत अच्छा होगा अगर इस वक्त लिया जाए तो? थैंक यू वीरेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब अभी तो मार्केट को जितना भी आप देखो लास्ट 4-5 दिन से, तो बिल्कुल ऐसे मंदी का रुख होने लगा है, लोगों को ऐसा फील होने लगा है। अभी यहाँ पे अगर मैं क्लियर कट बहुत सिंपल फंडामेंटल्स की बात करूँ तो ग्लोबली इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, हम सब चाहते हैं। इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट का बढ़ना लास्ट वीक से शुरू हो गया है और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और कमोडिटी प्राइसेस भी ऊपर है, क्रूड भी ऊपर है, कमोडिटी प्राइसेस, इन्फ्लेशन सब कुछ ऊपर है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जो कॉल लेना है वो ये लेना है कि क्या वैल्यूएशन में करेक्शन हुआ है। प्राइस करेक्शन तो हमको दिख ही रहा है, इंडेक्स लेवल पे भी प्राइस करेक्शन हुआ है और अगर आप स्टॉक लेवल पे देखिए, इंडेक्स पहले कम गिर रहा था, लास्ट 4-5 दिन से इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ गई है और स्टॉक्स में या कंपनीज रादर में आप देखें तो बहुत बड़ा फॉल हुआ है। अच्छी कंपनीज, आईटी कंपनीज लगभग ऊपर से 25 से 30% का फॉल देखे गए हैं। कंजम्पशन कंपनीज में भी फॉल हुआ है और काफी सारी फार्मा कंपनीज आप देखिए या बिल्डिंग मटेरियल्स देखिए, हर जगह बड़ा फॉल हुआ है। अभी यहाँ पे अगर आपको ये देखना है कि वेदर अर्निंग्स रिटेन हो रहे हैं, अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रहे हैं, कंपनी के जो अर्निंग्स आ रहे हैं, कमेंट्री आ रही है, मेरे हिसाब से अर्निंग्स में कोई तकलीफ बहुत ज्यादा नहीं देखने मिली ये क्वार्टर में। आई थिंक लोग एस्टिमेट कर रहे हैं अप्रैल मई जून क्वार्टर में कमोडिटी कॉस्ट और ऊपर है तो शायद वो क्वार्टर एक प्रॉब्लम आ सकता है। सो मेरा यहाँ पे अंदाजा है, हम क्लाइंट को ये बोल रहे हैं नेक्स्ट 3 से 6 महीने 2022 का जो ये नेक्स्ट 3 से 6 महीने रहेंगे वो थोड़ा टफ पीरियड है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको बहुत मिलेगी, विच विल बी द ओनली कांस्टेंट। आपको उस पीरियड में अगर आपको अपना पोर्टफोलियो या तो रीअलाइन करना है विद द इमर्जिंग ट्रेंड्स और दूसरा नेक्स्ट 3-6 महीने में आपको इसको यूटिलाइज करना है फॉर बाइंग ग्रेट बिजनेसेस, क्योंकि आपको अच्छी कंपनीज में इतना बड़ा करेक्शन, आप HDFC बैंक, कोटक बैंक, एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इन्फोसिस, TCS, इन सब स्टॉक्स अगर देखेंगे, लार्जेस्ट ऑफ लार्ज ब्लू चिप स्टॉक में भी बड़ा करेक्शन हुआ है और लार्ज मिड कैप्स में भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। मेरे हिसाब से इसको एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय यूज करना चाहिए, रादर एक्यूमुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट 3-6 महीना किसी को पता नहीं है मार्केट कहाँ जा रहा है, बट आइडियली ऐसे करेक्शन में जहाँ वैल्यूएशन करेक्शन भी हुआ है, अगर हम EPS और PE के हिसाब से भी देखें तो मार्केट में काफी हद तक एक वैल्यूएशन करेक्शन रीप्राइसिंग हुआ है एंड दिस शुड बी एन अपॉर्चुनिटी। देवांग, फिर ये बताइए, आपने सेंट्रम में अपने क्लाइंट्स को किस सेक्टर में पोजीशन लेना शुरू की है? कोई ऐसा सेक्टर जो एकदम स्ट्राइक कर रहा है तेजी की तरफ? 2-3 सेक्टर्स बिल्कुल तेजी की ओर स्ट्राइक कर रहे हैं और थोड़ा सा ये कॉन्ट्राबैट होगा। एक है इंश्योरेंस सेक्टर, खास करके हम फाइनेंशियल्स पे बुलिश है। फाइनेंशियल्स में लार्ज प्राइवेट बैंक, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज में इसलिए रिटरेट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कुछ समय से इंश्योरेंस कंपनीज अंडर प्रेशर है, प्रॉफिट्स अंडर प्रेशर है। आप देखिए तो रेवेन्यू या टॉप लाइन सबकी बढ़ रही है क्योंकि कोविड के चलते बहुत ज्यादा क्लेम्स आ रहे थे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को, और कंपनीज जो मेडिक्लेम एज ए प्रोडक्ट बेचती है उन कंपनीज को भी बहुत ज्यादा क्लेम्स आ रहे थे। अगर हम इंडिया में एटलीस्ट हम पहुंच रहे हैं एंडेमिक की ओर या पेंडेमिक खत्म होने की ओर नेक्स्ट 3 या 6 महीने में, आई थिंक ये सबके जो प्रॉफिट पूल है वो बहुत शूट अप हो जाएंगे क्योंकि अभी जो क्लेम्स आ रहे थे HDFC लाइफ को अलोन लास्ट 2 साल में रफली 4000-4500 रुपए क्लेम्स आए हैं, करोड़ के, 4000-4500 करोड़ के। ये सब धीरे धीरे चला जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट एक्सपेंशन हो सकता है। आई थिंक इंश्योरेंस अगर आप एज ए थीम देखते हैं तो करेक्शन भी बहुत हुआ है और LIC का IPO भी अच्छे से सेल थ्रू हो गया है। सो एक इंश्योरेंस की बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट हो गई है जहां पे आपके पास चॉइस है और काफी कंपनीज करेक्शन प्राइस टू एम्बेडेड बुक वैल्यू में आप देखिए तो काफी कंपनीज 2.53 पे आ गई जो 6 या 7 या 8 गुना पे थी। तो ये सेक्टर हमको लग रहा है एक री-रेटिंग का कैंडिडेट हो सकता है। और सेकंड, बिल्डिंग मटेरियल्स हम ट्रेडिशनली बहुत बुलिश रहे हैं, पेंट्स है, एडेसिव्स, सिरामिक्स, सीमेंट, ये तरह के सेक्टर्स जहां पे डिमांड बहुत है। एक रेसिडेंशियल डिमांड बढ़ी है और सेकंड होम आप रिफर्बिशमेंट कहिए या होम इंप्रूवमेंट एज ए थीम कहिए, तो ये 4-5 जो इसके सब सेक्टर्स है, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो सकता है, एडेसिव्स, पेंट्स, सिरामिक्स, ये सेक्टर भी हमें लग रहा है कि एक अच्छा बैट है क्योंकि क्रूड ऊपर है तो काफी सारे में प्रेशर पॉइंट्स भी आए हैं मार्जिन पे। आई थिंक ये एक अच्छा टाइम है ये 2 सेक्टर्स में एज ए कॉन्ट्राबैट लेने का और नेक्स्ट मेरे ख्याल से 1-2 साल में यहाँ पे अच्छे रिटर्न दिखने की संभावना ज्यादा है। इंश्योरेंस इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंश्योरेंस में हमने देखा है स्टॉक्स आधे हो चुके हैं, बिजनेस बढ़ रहा है लेकिन स्टॉक प्राइसेस नहीं बढ़ रहे और वहां पर आपने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अच्छा, एक ट्रेड लेते हैं जो आपने सीमेंट का जिक्र छेड़ा,
उसकी भी बात करेंगे क्योंकि एक बड़ी डील इन द मेकिंग दिख रही है। लेकिन आरबीएल बैंक स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब प्लीज, क्योंकि ये स्टॉक एक तरफा तेजी दिखाता हुआ जो बैंकों में जोश आया है उसमें ज्यादातर आज फोकस दिग्गजों पर रहा, लेकिन आज रत्नाकर बैंक का शेयर भी अपनी चाल सुधारता हुआ करीब 2% ऊपर आपको दिखेगा। बहुत तगड़े वॉल्यूम्स पर दरअसल ये पुल बैक देखने को मिला है। रचना, हो सके तो इसका चार्ट एनालाइज कीजिए और बताइए अगला लेवल और ये जो आज का मूव है ये सस्टेनेबल है या नहीं, ट्रेड इस समय ले या नहीं? जी, आरबीएल बैंक की जहां तक बात है इसमें ट्रेड ले सकते हैं और ऊपर वाली साइड पे थोड़ा बहुत फर्दर मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है जो इस काउंटर को 120 एंड 21 की तरफ लेके जा सकता है। प्रॉब्लम इसकी अभी लास्ट 5 मिनट्स में जितना स्पाइक दिया है उसने, तो स्पाइक के बाद चेज ना करें, उसको थोड़ा पुल बैक लेने दें। अगर पुल बैक के दरमियान वो अगेन 113 की तरफ 112 की तरफ आता हुआ नजर आए तो उस टाइम पे एंटर करें और 110 पे एसएल लगाए ताकि छोटा एसएल रहेगा और 121 के टारगेट के साथ फ्यूचर्स पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 121 का टारगेट थोड़ा सा कूल करने दे स्टॉक को, फिर तेजी ले, लेकिन हाँ एक्शन इसमें बनता हुआ दिखाई दिया और काफी तगड़े वॉल्यूम्स पर। लेकिन देखिए देवांग जी ने उसी बात को छेड़ा जिस पर हम आने वाले थे, सीमेंट कंपनियों का जिक्र किया। दरअसल अंबुजा सीमेंट खरीदने की रेस में नए नाम आ रहे हैं, अदानी ग्रुप और अब जेएसडब्ल्यू सीमेंट के बाद एक और नाम जुड़ रहा है इस रेस में, वो है आर्सेलर मित्तल का। इस खबर को समझने के लिए मेरे साथ यतिन जुड़ रहे हैं। यतिन, काफी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि इन तमाम बड़ी कंपनियों के बीच एक बिडिंग वॉर होगी इन एसेट्स के लिए? क्लियरली बिडिंग वॉर तो जारी है और हमारी जानकारी के हिसाब से ट्रांजैक्शन जो है वो आखिरी चरण में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली न्यूज रिपोर्ट्स रोज आती हैं, रोज नए नए तर्क और तथ्य दिए जाते हैं। लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट जो मीडिया में है उसमें आर्सेलर मित्तल का भी नाम जुड़ रहा है। हालांकि ये कंफर्मेशन नाइदर होलिसिम से आया है जो कि अपना एसीसी और अंबुजा का कारोबार बेचने चाहती है, ना ही आर्सेलर मित्तल से आया है। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल टाइम्स जो एक यूके का अखबार है, वहां सज्जन जिंदल ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अंबुजा और एसीसी के लिए बोली लगाई है लगभग $7 बिलियन के आसपास। और अगर आप इसको समअप कर लें तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है एक अच्छे प्रीमियम पे। जहां तक कि बिडर्स की बात है, ऑब्वियसली अदानी ग्रुप, अल्ट्राटेक सीमेंट, आर्सेलर मित्तल और जेएसडब्ल्यू ग्रुप का तो नाम है ही। इसकी अगर हम बात करें कि ये जो जेएसडब्ल्यू के बढ़ते कदम है वो एक बार देखे जाएं, $7 बिलियन की बोली तो उन्होंने लगाई है। अंबुजा सीमेंट में उन्होंने ये भी कहा है कि लगभग $2 से $2.5 बिलियन प्राइवेट इक्विटी फंड से भी आएंगे और बैलेंस जेएसडब्ल्यू ग्रुप से आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर ऑफ डील भी सज्जन जिंदल ने इस अखबार को दिया है और यहाँ इंफॉर्मेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर एसेट्स ऑन ब्लॉक की बात करें तो होलिसिम का जो भारत का कारोबार है, इसकी कुल क्षमता अभी एज ऑन डेट 68 मिलियन टन की है। ऑब्वियसली इसको केपेक्स के जरिए और बढ़ाया जाएगा। और अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो लगभग 15% मार्केट शेयर एसीसी और अंबुजा का कंबाइंड बेसिस पे है भारतीय बाजारों में। होलिसिम ग्रुप की बात करें तो ये कारोबार बेचना क्यों चाहते हैं? एक तो कंटिन्यूस मार्केट शेयर लॉस हुआ है, करीब 20-21% के मार्केट शेयर से धीरे धीरे एसीसी अंबुजा का मार्केट शेयर लगभग 15% हो गया ओवर द इयर्स। ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स पे ज्यादा फोकस है, ईएसजी पे ज्यादा फोकस है। और अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट बनाने में और ट्रांसपोर्ट करने में काफी फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन एमिशंस होते हैं, जिसका ख्याल होलिसिम को है। होलिसिम की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका और रशिया के सीमेंट प्लांट्स इन्होंने ऑन द ब्लॉक रखे, काफी सारे ट्रांजैक्शंस इन्होंने ऑलरेडी कर लिए। और अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो इनके कुल कारोबार का 24% जो है इंडियन ऑपरेशन से आता है, जो कि एसीसी और अंबुजा की वजह से है। और अगर हम फाइनली बात करें बिग पिक्चर की, क्योंकि एग्रेसिव बोली है और काफी सारे ग्रुप जो सीमेंट सेक्टर में प्रेजेंट नहीं वो भी बोली लगा रहे हैं, जैसे अदानी ग्रुप और जेएस और आर्सेलर मित्तल। तो कहीं ना कहीं ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि नंबर 2 प्लेयर आप बन जाएंगे। अगर हम अल्ट्राटेक की बात करें तो जेपी के एक्विजिशन के बाद नंबर 1 कंपनी बन गई, 115 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी कुल है एज ऑन डेट। अगर एसीसी अंबुजा दोनों को मिला लें तो करीब 68 मिलियन टन की कैपेसिटी, जैसे कि मैं बता रहा था, और दूसरे प्लेयर्स काफी छोटे हैं। तो फायदा ये होगा और एग्रेसिव बिडिंग इसके लिए होगी क्योंकि जिसके पास ये एसेट जाएगी वो सीधे नंबर 2 प्लेयर भारतीय बाजारों में सीमेंट के कारोबार में बन जाएगा।
यहाँ एक बड़ा एसेट खरीदने की होड़ लगातार जारी है और काफी इंटरेस्टिंग होगा और देखना होगा कि किसकी बोली ऊपर निकल कर आती है। शुक्रिया यातिन इस एनालिसिस के लिए। निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट मंगेश हमारे साथ जुड़ गए। मंगेश, गुड आफ्टरनून। ये बताइए, ये इन एसेट्स में ऐसा क्या है और किस कंपनी, क्योंकि अब आर्सेलरमित्तल का नाम आया, JSW ग्रुप का नाम आया, अदानी का नाम आया, कुछ रिपोर्ट ये भी कह रही थी कि आदित्य बिरला ग्रुप भी यहाँ पर शायद इन एसेट्स को ले सकता है, पता नहीं कितने वो इंटरेस्टेड होंगे। किसके लिए इम्पेरेटिव है ये एसेट हथियाना, उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि सब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन किसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उनके नाम हो जाए? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, डेफिनेटली ये एसेट्स काफी वैल्यूएबल है। ACC अंबुजा बहुत पुरानी सीमेंट में कंपनीज है और उनका ब्रांड बहुत तगड़ा है। तो सीमेंट में आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो लगा लेंगे, बट टू गेट दैट ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन रीच बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ब्रांड पुल से ही काफी सीमेंट ACC अंबुजा का बिकता है, एंड देन दैट इज व्हाट पीपल विल पे प्रीमियम फॉर। तो इसमें बहुत बड़ा कैपेसिटी भी है, जैसे आपने बोला कि नंबर 2 प्लेयर है इंडिया में, और जो भी नया प्लेयर अगर सीमेंट में आना चाहता है तो माइंस लेने के साथ नया प्लांट डालना, इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस। एक प्लांट डालने के लिए कभी कभार 5 से 6 साल लग जाते हैं। फिर अभी आपको सामने खड़े ऑलमोस्ट 65-68 मिलियन टन का पूरा कैपेसिटी मिल रहा है। तो डेफिनेटली इसके लिए काफ़ी लोग प्रीमियम देने को तैयार होंगे। और जैसा मैंने कहा कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल भी है कि इसका एफिशिएंसी और आगे और इम्प्रूव हो सके और उससे ज़्यादा इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। और फॉर न्यू प्लेयर विद डीप पॉकेट्स, आई थिंक दिस मेक्स अ गुड सेंस। अदानी काफ़ी टाइम से they wanted to get into cement space. JSW has entered cement through its own grinding units. और ArcelorMittal एक नया नाम है which we heard today कि even they are interested. तो इसके लिए मेरे ख्याल से तो काफ़ी इंटेंस बिडिंग होगी, एंड आई थिंक the assets will be sold at a premium. अब मंगेश, इनफैक्ट मेरा प्रश्न यही था कि जैसे कि आपने कहा कि भाई एक सीमेंट प्लांट लगाना अगर आप देखें आसान है, लेकिन प्रोसेस को शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी उसकी मार्केटिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वो स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा प्रश्न अल्टीमेटली यही था। तो आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ JSW स्टील तक सीमित नहीं रहेगी, ये आगे भी जाएगी, और ओवर बीडिंग अगर होगी तो कौन सी ट्रेजेक्ट्री तक आपको लगता है कि ये अमाउंट जा सकती है प्राइमा फेसिया? हाँ, तो अगर आप देखो, अगर आपको नया सीमेंट का प्लांट डालना है तो जनरली $100 से $120 का इसका ओवरऑल कॉस्ट लगता है ऑन अ पर टन बेसिस। और इसके लिए मेरे को लग रहा है कि प्रीमियम मिलेगा इन कैपेसिटीज को। तो मतलब मेरे ख्याल से टारगेट EV पर मेट्रिक टन जो ये कंपनी को मिलेगा, दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ $150 to $170 ऑन अ पर टन बेसिस। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के कम से कम 25-30 या 30 to 40% प्रीमियम पे दिस विल बी सोल्ड। और मैं अगर बैक कैलकुलेशन करूं तो एट $170 इसका EV EBITDA मल्टीपल जो है वो 11 टाइम्स आता है, विच इज एट पार विद वेरी लार्ज कंपनीज दैट वी लुक एट। तो ये ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये वैल्यूएशन पे ये एसेट जा सकता है। हालांकि अगर इन वैल्यूएशन पे अगर ये एसेट दिखता है तो जो भी बायर है उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी ऑन अ लोअर साइड, कि शुरू में वो लोग 6-7 टका के ऊपर ROCE इसमें नहीं बना पाएंगे, बट बिकॉज कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस वुड बी सो स्ट्रॉन्ग that they will be able to add capacities through brownfield route, और उन लोग ओवरऑल अपना एक्विजिशन कॉस्ट कम कर सकते हैं ऑन अ पर टन बेसिस आगे जाके, और ROCE इंप्रूव कर सकते हैं। बट जो फुटहोल्ड मिलेगा विद एक्विजिशन ऑफ ACC अंबुजा एंड पैन इंडिया प्रेजेंस, गुड क्वालिटी पीपल, गुड क्वालिटी एसेट्स, वो दैट इज अनमैच्ड। सो नो, इट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय गोइंग ग्रीनफील्ड। करीब 25% प्रीमियम है ना, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसका। मंगेश, आप ये कह रहे हैं जो आपने करीब 100 से 120 बताई? हाँ जी मंगेश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी विचार रखने के लिए। तो अगर आप देखें, आपको एक सेंस मिल गया होगा मंगेश जी से बात करके, जो शुरू से लेकर आखिरी तक उनकी कमेंट्री है कि आई थिंक इन एसेट्स के लिए शायद ये दौड़ जो है वो काफ़ी लंबी चलेगी। याद रखिएगा, ये कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, अभी बहुत सारे नाम भी आएंगे, जैसे कि अगर आप देखें अभी यतिन ने कहा भी, हालांकि कुछ तथ्य नहीं है, लेकिन हर्षदा, ये कहानी शायद आज तक सिर्फ यहीं तक थमी न रहे, अभी बहुत सारे नाम आने बाकी हैं
और दाम मेरे ख्याल से काफ़ी ऊपर जाएगा मंगेश के मुताबिक, कम से कम। जी हाँ, जैसे मैं यतिन से पूछ ही रही थी ना, क्या बिडिंग वॉर होने वाली है, तो उन्होंने बोला चल रही है। अब देखते हैं, क्योंकि अदानी पोर्ट $13.5 बिलियन, JSW $13.5 बिलियन का कैश उनके पास है। उनकी बोली कितनी बड़ी होगी हम नहीं जानते। $7 बिलियन की तो बात JSW की ओर से आती हुई दिखाई दी है। अब फाइनली यही होता है ना कि कौन सबसे ज्यादा पैसा फेंकता है और अच्छे वैल्यू के एसेट्स है। इस पर इनफैक्ट आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले अनिल सिंघवी ने भी राय दी थी, जो श्री दिग्विजय सीमेंट के बोर्ड पर है और उन्होंने इन कंपनियों को चलाया हुआ है, कि यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है और जिसके हाथ भी दरअसल ये दो एसेट्स लगते हुए दिखाई देंगे, वो एक अच्छी टक्कर दे सकता है इस समय जो लीडिंग प्लेयर है अल्ट्राटेक ग्रुप को। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है, लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। इस पर देवांग की भी राय लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फटाफट लौटते हैं, फिर बात होगी अदानी पोर्ट की भी, डीलिंग रूम में क्या कुछ एक्शन चल रहा है, आखिरी आधे घंटे के ट्रेड को तसल्ली से मैप करेंगे आपके लिए। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं यहाँ पर कमाई का अड्डा, और निफ्टी थोड़ा सा फिसलता, निफ्टी बैंक दोनों स्क्रीन पर लाते हैं क्योंकि ऊपरी लेवल से अप नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16,235 का स्तर आ चुका है, तो कूल ऑफ गहरा है। 34,463 के लेवल्स निफ्टी बैंक पर भी देखने को मिले हैं। एक समय ऐसा था जब हम 34,800 को छूकर आए, 34,700 पर टिके हुए थे, लेकिन आखिर में वो सेल साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं फटाफट नजर डालना चाहती हूँ कि क्या डाउ फ्यूचर्स की हालत फिर पतली हुई? नहीं, वो तो अभी भी तेजी में है, लेकिन क्लियरली कूल ऑफ है। लोग पोजीशंस अपनी काट कर जा रहे हैं। असित, क्या पढ़ रहे हैं आप ये निफ्टी बैंक में स्पेशली? आई थिंक मेरे हिसाब से देयर हैज बीन लास्ट 30 मिनट्स में रिट्रेसमेंट हुआ है। अगर कोई पोजीशंस नहीं लिए ओवरनाइट रिस्क को कैरी कर सकते हैं, दिस इज अ गुड लेवल टू काइंड ऑफ नो गेट इनटू। मुझे लगता है कि 34,500 को क्रॉस करके 34,500 3050 के रेंज में अगर ट्रेड करेगा बैंक निफ्टी, देन विल सी द स्ट्रेंथ। नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं टू कैरी एनीथिंग ओवरनाइट, क्योंकि निफ्टी इज आल्सो -70 एंड बैंक निफ्टी फ्रॉम हायर लेवल्स हैज कम डाउन टू अराउंड 140, लिटिल डाइसी टू कैरी पोजीशंस ओवरनाइट। जी देखिए, अभी मैं दरअसल बेबी हर्षदा और मैं काफ़ी हद तक यहाँ पर अंबुजा वाली खबर पे फंस गए थे यतिन के साथ, लेकिन बात करते करते देखिए मैं आपको कह रहा था ना, जो स्क्रीन पे मिल जाए उसको लीजिए और करिए प्रणाम। इंडिया विक्स जो है आज 22 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तय इस बाज़ार में कुछ नहीं है और लगभग 20% डेटा काम कर रहा है, 80% आपकी फीलिंग काम कर रही है और 100% अगर आप देखें इस वक्त कुछ भी नहीं है। और वो देखिए एग्जैक्टली हमने 34,800 की ट्रैजेक्टरी में आपको कहा कि निफ्टी को बुक कीजिए, 780 का लेवल था वहाँ पे, वहाँ से क्या कोलैप्स आया। FIs माल छोड़ रहे हैं हायर लेवल से, इसमें कोई राय नहीं है, और आपने इंट्राडे बेसिस पे वो लेवल तोड़ दिया 250 261 जो कि कल आपने सेकेंड हाफ में एंड स्पेशली लास्ट के 45 मिनट में सिक्योर करके रखा था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कहने में कि ये जो लास्ट का 1 घंटे का जो सेल ऑफ है उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं मेटल्स। निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइए, मतलब मैं अल्टीमेटली मैं झुकाव अपना शॉर्ट साइड पे मेटल्स में डिटरमाइन कर रहा हूँ। निफ्टी मेटल लेके आइए जनाब आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर निफ्टी मेटल जो है 5625। अब 5625 का मतलब क्या है, बहुत ही क्रिटिकल है। हर्षदा 26 अक्टूबर 2020 को ये मेटल की साइकिल शुरू हुई थी, 26 अक्टूबर 2020 को, यानी कोविड फर्स्ट वेव के बाद। और आप समझ लीजिए कि वो दिन था जब निफ्टी मेटल इंडेक्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था, और 26 अक्टूबर 2020 के बाद आज पहली बार निफ्टी मेटल ने 200 डे को वॉलेट किया है। आई थिंक आशीष ये अपने आप पे डिफाइन करता है कि आई थिंक शॉर्ट्स के लिए एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन मेटल खुल रहा है। आपका टेक इस पर क्या होगा, और आपका कोई कन्विक्शन शॉर्ट कॉल ऑन मेटल्स और प्रेफर्ड कोई ऑप्शन, पुट ऑप्शन? जी वीरेंद्र जी, JSW काफ़ी वीक लग रहा है, जिस हिसाब से आज अपने 200 डेमा के नीचे स्लिप हो गया है JSW। हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर सेलिंग इसमें देखने मिल सकती है। तो JSW में करंट लेवल पे ज़रूर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। 655 का SL लगाना है, जो कि एग्जैक्टली इसका 200 डेमा है, एंड 630 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। अगर इसको ही इसी ट्रेड को किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो ज़रूर
640 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 18 रुपये के करीब चल रहा है, 18-18.50 के करीब। जो टारगेट आ रहे हैं इसके वो 26 रुपये के, और जो स्टॉप लॉस रखना है इसमें वो है 13 रुपये का। और वीरेंद्र जी, एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि जो कोफोर्ज की कॉल पुट हमने डिस्कस की थी 3600 की पुट, उसमें एक बार ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग करने का सलाह रहेगा। 135-136 के करीब चल रहा है, 100 रुपये पे हमने वो डिस्कस किया था, तो मुझे लगता है कि एक बार उसमें भी ज़रूर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फोर्ज वाला ट्रेड 3600 का पुट 100 के लेवल्स पर आपको दिया था ये कॉल, और अब 135-136 के लेवल्स को छू चुका है, तो वहां पर आप प्रॉफिट बांध कर जाएं प्लीज। 3600 की पुट है तो लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, उस ट्रेड को भी मैप करते हैं, दिखाते हैं दर्शकों को किस तरह से एक्शन देखने को मिला है इस सौदे में। लेकिन फोकस रहेगा आपके लिए अब अदानी पोर्ट पर। अदानी पोर्ट में हमने देखा निचले लेवल से थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला था, लेकिन कुल मिलाकर अभी भी 3% नीचे है वो ट्रेड। नतीजे आएंगे कल, क्या खास रहेगा इस क्वार्टर में? सुमित हमारे साथ है बताने के लिए। सुमित, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए, अदानी पोर्ट के केस में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को डिस्काउंट कर ही चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सेल्स के अपडेट दिए थे तो बेहतर साइड पे अपडेट थे। लेकिन Q4 के नंबर्स में जो वॉल्यूम का ट्रेंड है वो थोड़ा ट्रेजेक्ट्री लोअर साइड पे जा रही है पिछले 3 तिमाही से। तो वहाँ के बाद क्या गाइडेंस रिवीजन आता है, पोर्ट जो है उनकी कैपेसिटीज़ कैसी है, इन सब पे क्या बातचीत होगी। लेकिन रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 4200 करोड़ रुपए रेवेन्यू का अनुमान है, 16% बढ़त देख सकते हैं। एबिटा फ्रंट पर 20% एबिटा बढ़ने का अनुमान है, 2748 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा रहेगा। मुनाफा 1600 करोड़, 21-21.5% बढ़ने का अनुमान, और मार्जिन 63 से बढ़ के 65-66, कुछ ब्रोकर 67 और 68 तक के यहाँ पे मार्जिन की भी बातचीत कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें, पहले तो नया जो गंगावरम पोर्ट इन्होंने एक्वायर किया था, उसके बाद कंसोलिडेशन और उस कारोबार का हिस्सा भी इस तिमाही के नंबर्स में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस बढ़े हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, उसका एक इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन्स पर आएगा। कुछ हद तक यहाँ सेट ऑफ किया है, और फेयर शायद रिवाइज करने की वजह से इनके सेट ऑफ होते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन कंपनी की गाइडेंस क्या रहती है FY23 के एबिटा को लेकर, मार्जिन्स को लेकर, एक्सपेंशन को लेकर, ये कुछ चीज़ें इनको बाजार कीनली वॉच करेगा। लास्ट क्वार्टर में 70.8 MMT के आसपास के वॉल्यूम्स थे, इस क्वार्टर में 68 MMT के आसपास वॉल्यूम्स आने का अनुमान है, और पिछले 3 तिमाही से लगातार वॉल्यूम्स के अंदर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। तो वो ट्रेंड अब क्या रिवर्सल होगा आने वाली कमेंट्री के लिहाज से, वो एक और चीज़ है जिसको बाजार क्रूशली वॉच करेगा। इन्होंने अपनी गाइडेंस को Q3 में डाउनवर्ड साइड पे रिवाइज किया था, उसको ये स्टेबल रखते हैं या रिवीजन आता है, तो ये सब कमेंट्री का हिस्सा रहेगा, तो इस पर भी नजर बनाकर रखनी होगी। चीजें रेडार पर रखेंगे, वॉल्यूम ट्रेंड स्पेशली आप ध्यान में रखिएगा, कंपनी वो बार बार डिक्लेयर करती आई है। शुक्रिया सुमित। स्टॉक थोड़ा सा हल्का होता हुआ, हालांकि इस पर एक बाय कॉल आया तो था, नहीं माफ कीजिएगा, सेल कॉल आया था। 760 का टारगेट दिया था आपको असित ने, और 768 के लेवल्स पर तो है ही ये काउंटर, तो उसको कैरी करना बनता है। चलिए अब मोमेंटम ट्रेड्स पर फोकस करते हैं। श्रीकांत चौहान, बताइए, कूल ऑफ करता हुआ मार्केट, स्पेशली निफ्टी 16250 के आसपास टिकता हुआ दिखाई दे रहा है, इस समय आप क्या ट्रेड लेंगे? देखिए, मार्केट वापस एक बार 16,200 के रेंज के करीब जा रहा है, और अगर इस बार अगर ये 16,200 के लेवल्स को तोड़ता है तो वापस एक कम लोअर लेवल्स देख सकते हैं। अगर करंट लेवल से अगर इस वीकनेस को अगर काफी क्लोजली अगर देखते हैं, और अगर किसी स्टॉक के ऊपर अगर बात करना है, तो मुझे लगता है कि HDFC AMC यहाँ पे हमें एक शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक कई दिनों से और कई हफ्तों से 1950 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन हो रहा था, लेकिन इवेंचुअली आज इसने एक टेक्निकल ब्रेकडाउन कर दिया है। अगर करंट लेवल से अगर HDFC AMC को सेल करके चलते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1975 का, और टारगेट्स रहेंगे लगभग 1880 से लेकर 1870 के। तो काफी बड़ा एक टेक्निकल ब्रेकडाउन है, करंट लेवल से HDFC AMC को शॉर्ट करके चले। HDFC AMC को शॉर्ट करने के लिए, और हर्षदा के बात करते करते और आपके बात करते करते एक चार्ट मेरे स्क्रीन पे अपीयर हुआ है, मैं उस पर भी राय लूंगा और मोमेंटम कॉल भी लूंगा। टाइटन के नंबर्स के बाद याद रखिएगा, जो ज्वेलरी सेगमेंट में उनके नंबर्स बहुत ख़राब थे, और उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ 200 डेमा के नीचे। आप समझ लीजिएगा कि 19 अगस्त 2020 के बाद टाइटन पहली बार है। आशीष बहती जी, एक तो ये बताइए कि क्या कोई पुट ऑप्शन रखें? एक तो ये 200 डेमा के नीचे कोलैप्स हुआ है, दूसरी बात इट्स अ फ्लैग का लोअर एज ब्रीच हुआ है, जो कि आपको एक पुट लेने की अगर आप देखें गुंजाइश देता है। इस पर एक तर्क और आपका मोमेंटम कॉल प्लीज।
जैसे आपने बताया टाइटन को एग्जैक्टली पुट के थ्रू ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि एक रिकवरी ज़रूर आ सकती है जिस हिसाब से सेल ऑफ हुआ है, एंड पुट लेने से एक डिफाइंड रिस्क ज़रूर बन जाता है। तो 2100 का जो पुट है 38 रुपये के करीब चल रहा है, उसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है 10 रुपये का, मतलब 28 रुपये का एक एसएल मेंटेन करना है उसमें, और हमें लगता है कि इसमें 50 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। और मेरा आज का मोमेंटम BTST ट्रेड है, STBT जो ट्रेड है मतलब सेल टुडे, वो है दीपक नाइट्राइट। जिस हिसाब से दीपक नाइट्राइट में एक मैसिव सेलिंग देखने मिली है, आज के सत्र में भी स्टॉक 2 दिन पहले 200 डेमा के नीचे स्लिप कर गया था और उसके बाद कंटिन्यूसली सेलिंग जारी है इस काउंटर में। तो 1970 का एक स्टॉप लॉस रखना है और हमें लगता है कि 1900 और 1870 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1935 पे इट्स सेल दीपक नाइट्राइट। कोई पुट ऑप्शन का थॉट भी है क्या यहाँ पर? कोई पुट ले सकते हैं क्या अगर ये इतना बड़ा ब्रेकडाउन है तो? इसको पुट के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। 1900 का ही 1920 का जो पुट है दीपक नाइट्राइट का, उसे उसमें पोजीशन नहीं है, सॉरी 1900 का जो पुट है उसमें ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि उसी में वॉल्यूम है। तो 59 के करीब वो चल रहा है, उसमें ट्रेड बनाया जा सकता है। जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं 1900 के पुट में वो है करीब करीब 80 रुपये के, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो है 50 के करीब का एक। जी हाँ, जब भी मैं प्रश्न करता हूँ कि भाई फ्यूचर ना शॉर्ट करके क्या पुट ले लें, तो आप अपने आप याद रखिएगा जब हमारे मेहमान कहते हैं कि हाँ ये जनाब पुट ले लें, तो आप फ्यूचर का जो स्टॉप लॉस दिया गया है वो भी रख सकते हैं। हालांकि याद रखिएगा ऑप्शन प्रीमियम्स जो है उनका अंडरलाइन स्पॉट प्राइस होता है, बट स्टिल अगर आप देखें एक गुंजाइश देता है वो आपको कि लाइकली टू भी आपका रेंज क्या होगा स्टॉप लॉस का, बट इट्स 50 इन दैट केस। आशीष बहती के 1900 के पुट दीपक नाइट्राइट की और फ्यूचर्स पे आपका अपने व्यू देखा है। दीपक नाइट्राइट इस वक्त याद रखिएगा डेरो की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता है। प्रकाश सर, आपका कन्विक्शन ट्रेड? एक कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त है शॉर्टिंग आइडिया, वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। मुझे लगता है थोड़ी वीकनेस है यहाँ पर, 1270 का स्टॉप लगाना चाहिए। पॉसिबल है कि 1250 देखने को मिल सकते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक शॉर्ट। कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक और शॉर्ट का ट्रेड आप लेकर चलेंगे या आपके लिए फिलहाल एक व्यू बनता हुआ? रचना, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड भी शॉर्ट साइड पे रहेगा, दैट विल बी द फ्यूचर्स ऑफ टाटा मोटर्स। इसमें हम ऊपर वाली साइड पे ऐसे लगाएंगे 399 पे, और डाउन साइड पे टारगेट होगा 385 एंड 380। 380 के टारगेट्स के लिए टाटा मोटर्स शॉर्ट करके चले, तो जिस मोमेंटम का इंतजार श्रीकांत को था वो रचना को नहीं दिख रहा, ये शॉर्ट कर रही हैं। असित, आप क्या लेंगे? आई विल बी गोइंग लॉन्ग विद कोटक बैंक। मुझे लगता है कि कोटक बैंक में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। सो 1785 का स्टॉप लॉस फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1830। तो 1830 का टारगेट, और ये है कोटक महिंद्रा बैंक पर एक तेजी का ट्रेड लेकर चले। याद रखिएगा आखिरी 15 मिनटों में हम उतर रहे हैं। मार्केट वॉलेटाइल जरूर हुआ है, ऊपरी स्तरों से कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है, लेकिन एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है, जो ट्रेड सुबह में चले थे वहां पर अगर आपने मुनाफा नहीं बांधा तो आप थोड़े से स्टिकी विकेट पर खड़े होंगे, क्योंकि ये मार्केट वैसा ही हो गया है। आपको याद होगा डेल्टा कॉप का खूब जिक्र हुआ था वो स्टॉक, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर अब मुनाफा वसूली दिखा रहा है, तो होपफुली यहाँ पर आप लोगों ने प्रॉफिट बांध लिया है। सेकेंड हाफ इस स्टॉक के लिए अच्छा नहीं था, इस पर सुबह में खूब चर्चा हुई थी, लेकिन टिक नहीं पाया ये पर्टिकुलर काउंटर। आशीष बेहती, एक बार डेल्टा पर नजर डालिए और किन लेवल्स पर अटका और क्या हुआ ये बताइएगा। और सुबह में अगर किसी ने ट्रेड होल्ड किया है, कैरी किया है, गावा साहब ने इस पर एक बाय कॉल दिया था, मुझे याद है 245 का टारगेट था, 255 टारगेट हिट भी हुआ, उसके बाद ये रिवर्सल आया है। तो अगर आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, मेरे ख्याल में वैसा मार्केट हो गया है, मुनाफा है तो बुक कर लेना चाहिए। जी हर्षिता मैम, जो आज का लो बन रहा है वो करीब करीब पिछले 4 लोज को तोड़ता हुआ है, जो कि नवंबर और इसका फरवरी का जो लोज बने थे वो सारे टूटते हुए दिख रहे हैं। आज अभी हमें लगता है कि यहाँ से एक फ्रेश डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी इसकी चालू हो सकती है। तो करंट लेवल पे जिनके भी शॉर्ट्स है ज़रूर इस शॉर्ट पे बने रहे। 240 का ट्रेल कर ले एसएल, और हमें लगता है कि इसमें 220 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं डेल्टा कॉर्प में। तक फिसलने के चांसेस आज की क्लोजिंग के मद्देनजर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक विनिंग आइडिया जो टिकी हुई है ऊपर वो है GNFC, जिस पर आशीष बहेती ने एक व्यू दिया था सुबह में, और गाबा साहब ने भी इनफैक्ट इस पर एक बाय कॉल दिया था।
जाते जाते टाइटन, जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे, फिसला। टाटा मोटर्स में बिकवाली आई। कोल इंडिया देखिए, कोल इंडिया 7% नीचे। पिछले पूरे हफ्ते में इस स्टॉक की काफी पिटाई हो रही है। आप देखिए 9% तो कल और आज में ही टूट गया। इस महीने 7% से ज्यादा के डिक्लाइन पर काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। गावा साहब, अब क्या पोजीशंस कटना शुरू हो गई हैं कोल इंडिया में? या कोल इंडिया में एक्चुअली वीकनेस है, बिल्कुल। इनफैक्ट सुबह से एक सेल नजर आ रहा था, वो और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं कोल इंडिया में। अब भी किसी को शॉर्ट करना है तो अब भी कर सकते हैं। स्टॉप 175 का स्टॉप लगाइए और शायद 160 देखने को मिल सकते हैं कोल इंडिया। ठीक है, लेवल्स तक आ सकता है, शॉर्ट का ट्रेड लेकर चले। लेकिन वीरू, एक चीज साफ है, आप किसी भी चीज की, किसी भी स्टॉक के टिके रहने की गारंटी दे ही नहीं सकते इस तरह के मार्केट में। आज जो डेल्टा कॉर्प के साथ हुआ, सुबह में बहुत मजबूत था, फिर पूरी तरह से पलट गया। सुबह में टाटा मोटर्स, M&M की बात हो रही थी। इनफैक्ट दोपहर में कुछ देर पहले टाटा मोटर्स की बात हो रही थी, वहां पर बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी। कल आपको याद होगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, HCL टेक जैसे स्टॉक्स टिके थे, आज वो फिर फिसड्डी होते हुए इन सब में धीरे धीरे करके हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। और ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी हर टिक के साथ दरअसल प्रेशर कायम है। आज फिर करीब करीब 2% नीचे ट्रेड में। वीरू जी हाँ, रिलायंस प्रेशर में है, याद रखिएगा। और रिलायंस जो है वो अब देखिए, भाजपा ने मेंशन तो कर दिया, लेकिन एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। कोई भी व्यू इस स्टॉक पर अगर शेयर किया हो गया हो या फिर अभी भी आपने कोई कॉल ली हो तो उसका, इस चैनल का स्वामित्व अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। लेकिन कुछ स्टॉक्स और जो कि कोलैप्स हो रहे हैं, उसमें याद रखिएगा बाटा। और बाटा लेके आइए जनाब, इसका जिक्र मैं कल भी कर रहा था। कैंपस की लिस्टिंग के साथ भी अगर आप देखें, बाटा पे एक प्रेशर था उस वक्त भी। एंड बाटा राइट नाउ इज ट्रेडिंग एट 1757। और आप समझ लीजिएगा कि ये ट्रेजेक्ट्री वो है जिसमें आप कह सकते हैं कि बाटा अपने 200 डेमा को भी वॉलेट कर रहा है, प्लस अपना एक इसका जो बेस है 12 अक्टूबर 2021, उस बेस के आसपास फ्लोट करता हुआ। बाटा पे आपका टेक क्या है आशीष बहती जी इस वक्त? जी, जिस हिसाब से बाटा में 2 दिन पहले से फॉल चालू हुआ है और 200 डेमा के नीचे स्लिप होता हुआ दिख रहा है काउंटर, हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर और गिरावट इसमें देखने मिल सकती है बाटा में। जिनके पास भी शॉर्ट्स है ज़रूर बने रहने की सलाह है उनको। 1780 का एक एसएल ज़रूर मेंटेन करें। हमें लगता है कि जो टारगेट्स देख कर आ रहे हैं वो 1730 एंड 1720 तक के लेवल्स इसमें 1730 एंड 1700 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। बाटा पेन में है और इस वक्त आप देखें तो अंबुजा सीमेंट्स को लेके आइएगा। आई मीन सेंटर ऑफ, आई थिंक जिसे कहते हैं ना, आई मीन हलचल का जो केंद्र है, वो भी अगर आप देखें इस वक्त डेट ऊपर आके ट्रेड करता हुआ 357। इट्स प्रेशर प्रेशर प्रेशर। देखिए, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की गुंजाइश तो नहीं खुली थी, बट आई मीन क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ थी। असित ने भी कोटक महिंद्रा बैंक पे कॉल भी, लेकिन सुबह के व्यू के मुताबिक अगर आप उस वक्त हम डिस्कशन में शामिल नहीं हो पा रहे थे इंडेक्स के, अगर 261 और 260 का जोन ब्रीच होता है तो एक शॉर्ट कॉल लीजिएगा। क्या ओवरनाइट आज कॉल या फिर पुट लेके जाना चाहिए? नो, नॉट एग्जैक्टली। यकीन मानिए इंट्राडे में जो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लीजिए और अपना दिन सेलिब्रेट कीजिए छोटे से प्रॉफिट्स लेके। आज लोगों ने लॉन्ग से भी प्रॉफिट बुक किया, शॉर्ट पे भी प्रॉफिट बुक किया, बट बुक और कोई ओवरनाइट इंडेक्स पे ज़्यादा अगर आप देखें कुछ मत कीजिए। एक बार जरा प्लीज़ वो डाउ फ्यूचर्स लेके आइए। एग्जैक्टली डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं? डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो हैं इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कि तीनों इंडेक्सेस के लेके आइएगा, फ्यूचर्स के, नैस्डैक के भी लेके आइएगा। जब हर्षदा ने लास्ट टाइम कोट किया था उस टाइम जो तेज़ी थी अब करीब 305 अंकों की, यानी करीब 1% की तेज़ी है। बट याद रखिएगा, डाउ जो है वो अपना लगभग 1 साल का बेस जो है वो वॉलेट कर चुका है। तो हम बहुत सारे, अगर आप देखें, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को सिक्योर करिए, बहुत ज़्यादा ओवरनाइट रिस्क मत लीजिए। फिर आप लेके आइए एक स्टॉक और वो है टाटा केमिकल। ये वो स्टॉक है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, जो कि इस दौर में सबसे बेस्ट अर्निंग्स देके गया था केमिकल स्पेस में। प्रकाश सर, 967, आई थिंक हर्षदा कुछ पूछना चाहती हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। हर्षदा। वीरू, इनफैक्ट निफ्टी पर सुबह में 2-3 जानकारों ने यही कहा था कि 16,250 अगर ब्रीच हो जाए वो स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा और क्लोजिंग पर उन लेवल्स के नीचे हम ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इनफैक्ट श्रीकांत से यही पूछने वाली थी, अब अगर सुबह में किसी ने वो स्टॉप लॉस लगाया और वो ट्रिगर हो गया तो क्या कल के लिए एक शॉर्ट की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या वो कल सुबह ही डिसाइड करें?
के दिन में अगर आप देखें तो मार्केट ने कल के हाई को क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन वापस वो फेल हो गया है। तो एक बात क्लियर है कि मार्केट एक लोअर लेवल्स के करीब ही जा रहा है बार बार, और ये बिकवाली बढ़ती जा रही है। तो हमें लगता है कि अगर अपर बाउंड्री पे अगर मार्केट फेल हुआ है तो वापस लोअर बाउंड्री पे जाएगा, और लोअर बाउंड्री यहाँ से तकरीबन 16,150 से लेकर 16,000 के करीब की है। तो अगर ट्रिगर हो गया है तो उसमें से एग्जिट कर लीजिए। अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि अभी काफी क्लियर हो चुका है कि 16,400 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जाता तब तक ये मार्केट दबा हुआ रहेगा। शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हैं, आपका अगला टारगेट क्या है? 16,100 या उससे नीचे? अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो सबसे पहले 16,150, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, काफी अच्छी एक रिकवरी देखी थी, और उसके नीचे हमें लगता है 16,000। तो बहुत ही हाई चांसेस है कि एक बार मार्केट 16,000 के लेवल्स को छू के आ सकता है। याद रखिएगा कल निफ्टी का लो क्या था? 16,142, और उसके ठीक ऊपर 16,150 की बात श्रीकांत कह रहे हैं। अगर आप वो शॉर्ट ट्रेड अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। और डाउ अभी तो इशारा कर रहा है कि एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, बेस हिल गया है, नींव हिल गई है, और थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ रहा है। जाने से पहले गावा साहब वेरी क्विकली, टाटा केमिकल्स, जो वीरू ने सवाल पूछा था, क्या इंडिकेशन है? टाटा केमिकल, टाटा केमिकल लगता है कि वीकनेस है और बेच सकते हैं। 1000 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, वो ब्रीच हुआ। 980 का स्टॉप लगाना चाहिए, डाउनसाइड ओपन है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 940, फिर 900 भी पॉसिबल है। तो टाटा केमिकल वीक नजर आता, सेल। दुविधा ये है ना हर्षदा, दुविधा ये है कि निफ्टी की पुट लेके जाएं, वो ज़्यादा अगर आप देखें लॉजिकल है, लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप देखें अभी भी 180 पॉइंट ऊपर है, और निफ्टी के पास प्रॉब्लम और आई थिंक पेन वाले कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं। रिलायंस एक सब्सटेंशियल मूव के बाद सब्सटेंशियल प्रॉफिट सरेंडर कर चुका है। मेटल्स पेन में है, कैपिटल गुड्स पेन में है, सॉरी ये मेटल्स के बाद अगर आप देखें कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पेन में है, और कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स पेन में है। टाइटन का जिक्र हमने किया, वहाँ पे लेवल्स बीच होते हुए। केमिकल्स पेन में है, तो शॉर्ट के लिए ज़्यादा गुंजाइश जो है वो निफ्टी में खुली हुई है। और एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए जो कि डीएलओ पे फ्लोट करते हुए। JSPL 464, निफ्टी मेटल इंडेक्स 20 अगस्त के बाद पहली बार 2020 के बाद अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहा है। तो ये स्टॉक अपने आज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता हुआ। और ठंडी ठंडी हवा देने वाला एक स्टॉक और देख लीजिए जनाब, वोल्टास। सुबह आशीष उसका जिक्र कर रहे थे वोल्टास की, तो आप समझ लीजिए जनाब कि इस रिपोर्टेड अर्निंग के बाद ऐसी पिटाई हुई है, पहले भी पिटाई हुई थी और उसके बाद तो ऐसी हुई कि पूछिए मत। लगभग 5 सेशन में ये स्टॉक 1300 से 980, 320 रुपए का रिट्रेसमेंट, दैट्स ह्यूज। और ये वही प्राइस है जहां से 26 अगस्त को इसी साल, लास्ट ईयर याद रखिएगा, इसमें एक ब्रेकआउट आया था और इसने एक वर्टिकल राइज दिया था। लेकिन खैर, अब जो हुआ सो हुआ। हम ओवरनाइट कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं, याद रखिएगा। वी आर क्लोजिंग एट डे लो, और पोस्ट 9 मार्च 2022 के बाद ये निफ्टी की वर्स्ट क्लोजिंग है, क्योंकि कल भी अगर आप देखें हमने इंट्राडे लो क्रिएट करने के बाद एक क्लोजिंग हायर लेवल्स पर दी थी, लेकिन आज इंट्राडे हाई करीब 16,400 का था, लेकिन वहां से कोलैप्स होकर हम 9 मार्च के बाद सबसे लोवेस्ट लेवल पर क्लोज होते हुए। लेकिन पोजीशंस इसलिए कैरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट ऊपर हैं। चलते हैं इस क्लोजिंग को और बारीकी से समझने के लिए हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। दिक्कत यही है कि 16,200 डे लो पर इस समय निफ्टी आ खड़ा हुआ है। पूरे 100 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला है, 16,200 के लेवल को भी तोड़ दिया है। तो जिस बात का डर है वो वही बार बार रेजोनेट करता हुआ कि हम शायद 16,100 और 16,000 को भी टेस्ट करेंगे। इसी तरह मार्केट में पार्टिसिपेंट्स ने अपनी पोजीशंस हल्की की हैं, तो 16,200 के आसपास यहाँ पर वो क्लोज आता हुआ 100 पॉइंट की गिरावट। अब देखिए निफ्टी बैंक के चाल बेहतर है, लेकिन निफ्टी बैंक भी अपने देख हाई जो 34,800 के आसपास का था वहां से काफी घट चुका है। सिर्फ 148 अंकों की ही बढ़त यहाँ पर रह गई है। तो क्लियरली पोजीशंस इधर भी कटी हैं या फिर स्क्वायर ऑफ हुई हैं। अब आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जहां पर सुबह में ब्रेथ काफी पॉजिटिव था, दिन के दौरान ज्यादातर तेजी के ट्रेड्स बनते दिखाई दिए, लेकिन आखिरी 1.5 घंटे का कमाल है कि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 2274 के आसपास एनएसई पर आती हुई दिखाई दी। सेंसेक्स के लिए एक और कमजोर सेशन, 220 अंकों की गिरावट। आईटी स्टॉक्स ने आज साथ नहीं दिया है। निफ्टी आईटी इंडेक्स कल जहां पर थोड़ा सा सपोर्ट था, हल्की सी बढ़त थी, लेकिन आज 350 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली है। तो ये प्रेशर पॉइंट है क्लियरली
दबाव देखने को मिला। मेटल इंडेक्स यहाँ पर देखिएगा, उधर भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। वो पूरा पैक टाटा स्टील की अगुवाई में टूटता हुआ 5% नीचे दरअसल ये इंडेक्स आकर खड़ा हुआ है। इसके अलावा एफएमसीजी स्टॉक्स दूसरी तरफ कोशिश तो कर रहे थे बाजार को ऊपर खींचने की, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। आधे % के गेंस, 150 अंकों की बढ़त। अब हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर हम देखेंगे निफ्टी कहां पर जाकर टिकता है। तो 16,200 के आसपास टिकने की पूरी कोशिश। प्रेशर कहां से बना है। कोल इंडिया के लिए बहुत ही कमजोर सत्र आज, 7.5% के नुकसान पर वो टिकता हुआ। टाटा स्टील देखिए 1163 के लेवल्स पर आकर टूटा है। 7% की गिरावट तो ओएनजीसी में भी देखने को मिली और ओएनजीसी में टूटने का कारण था कि दरअसल कच्चे तेल में दबाव देखा गया। जेएसडब्ल्यू स्टील एक तरफ जहां पर ये अंबुजा सीमेंट के एसेट्स को खरीदने के लिए बिड कर रहा है, 5% फिसला। हिंडाल्को कमजोर और अदानी पोर्ट नंबर से पहले कमजोर था। टाटा मोटर्स में कमजोरी देखने को मिली आज। बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अपोलो हॉस्पिटल के लिए एक और सत्र कमजोरी वाला। टाइटन आखिरी आधे घंटे में काफी टूटा है, 2.5% का नुकसान। टेक महिंद्रा जैसे ट्रेड, सिप्ला जैसे ट्रेड्स, इन्फोसिस, आईटीसी, विप्रो, एलएनटी, ये तमाम वो दिग्गज काउंटर्स हैं जिन्होंने दबाव डाला है, भार डाला है। लेकिन तेजी कहां हुई? एचयूएल से साथ मिला, करीब 3% का इजाफा। एशियन पेंट नतीजे अच्छे थे तो 3% के गेंस देखने को मिले। आज एचडीएफसी बैंक की तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया और इसका साथ दरअसल कोटक ने भी दिया था जो करीब 1.5% ऊपर है। एचडीएफसी खुद 2200 पर थोड़ा सा स्टेबल दिखने में मिला। इंडसइंड बैंक, मारुति जैसे काउंटर्स, यूपीएल जैसे काउंटर्स में खरीदारी बनती हुई दिखाई दी। बजाज ऑटो और नेस्ले में भी तेजी की पोजीशंस हल्की सी देखने को मिली है। लेकिन ये जो आखिरी की 2 लाइनें हैं ना, यहीं पर सबसे ज्यादा मारकाट मची है और इन्हीं की वजह से एक बार फिर निफ्टी सिमट कर बंद हुआ। 16,209 के लेवल्स पर करीब 92 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है और आज दरअसल हमने 16,200 के नीचे का डे लो लास्ट 1 मिनट के ट्रेड में बनता देखा है। निफ्टी बैंक भी 200 पॉइंट ऊपर 34,482 पर फाइनली टिकता वीरू। एक अनप्रेसिडेंटेड सेशन लगा था संभल जाएंगे, लेकिन फाइनली 16,240 पर मार्केट जाकर टिका है। जी ऑलमोस्ट डीलो की ट्रैजेक्टरी में और यस ये 9 मार्च के बाद की अब तक की वर्स्ट क्लोजिंग है। और याद रखिएगा 9 मार्च को जब हम चले थे हमारा पुल बैक शुरू हुआ था करीब 15,687 से, वो पुल बैक गया था 18,100 तक और वहाँ से लौट के हम करीब 16,240, यानी अगर आप अंकों के लिहाज से देखें तो रीसेंट टाइम के जो हाईज थे यानी करीब 4 अप्रैल का जो हाई है वहाँ से आप लगभग 1850 पॉइंट रिट्रेस हो चुके हैं। खैर हर्षदा को दीजिए आप लोग इजाज़त, मैं भी रहूँगा टिका हुआ क्योंकि सुबह मैं गायब था तो मैं थोड़ा सा अपनी जो उपस्थिति है दर्ज कराऊंगा थोड़ी सी और। आज दीपावली छुट्टी पे है तो कमोडिटी को मैं ही फिनिश करूंगा। हर्षदा को आप इजाजत दीजिए। वीरू एक बार सीधा सौदा देख लें, फिर सुबह मॉर्निंग कॉल। हाँ अरे हाँ सॉरी वीरू को इतनी बेसब्री होगी ना अगला शो करने के लिए, तो सीधा सौदा ही भूल गए। सीधा सौदा में आज सभी सेल कॉल्स आए थे, आप देखिएगा 7% का गेन बना है अगर आपने ओएनजीसी को शॉर्ट किया। इंडोस्टार, टाटा मोटर्स और बाटा ये सभी मंदी के ट्रेड से जो आशीष ने आपको आइडेंटिफाई करके दिए। दूसरी तरफ नीरज ने क्या किया? नीरज ने भी वही थीम पकड़ी सेल साइड के ट्रेड्स की। तो यहाँ पर आपको कुछ मेटल ट्रेड्स दिखेंगे जैसे कि वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, आपका टाटा स्टील और हिंडाल्को। ये इनफैक्ट वो कमजोर पॉकेट्स थे जिन पर सुबह में 7:30 बजे इनकी नजरें गई और आपके सामने वो पेश हुए। तो ये रहा सीधा सौदा वाले ट्रेड्स का प्रदर्शन। शॉर्ट साइड में आज पैसे बने हैं। चलिए इसी के साथ मैं लूंगी आपसे इजाजत, लेकिन वीरू आपके साथ फिर जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए CNBC आवाज पर। Mongia Steel presents